हेलो स्टूडेंट्स, मैग्नेटिज्म के लेक्चर 7 में आपका वेलकम है। निश्चित रूप से आपने लेक्चर 6 तक आपने हमारी वीडियो को जरूर देखा होगा और आपके काम लायक स्टडी मटेरियल जरूर आपको मिला होगा। लेक्चर 7 में हम आपको बताने जा रहे हैं कि चुंबकीय पदार्थ क्या होता है, कितने प्रकार का होता है और चुंबकीय पदार्थ को चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं कैसा कैसा व्यवहार करता है, अनुचुंबकीय पदार्थ क्या होता है, प्रतिचुंबकीय पदार्थ क्या होता है, लौह चुंबकीय पदार्थ क्या होता है और चुंबकत्व से संबंधित कुछ मुख्य परिभाषाएं क्या क्या होती हैं, जैसे चुंबकन तीव्रता, चुंबकीय तीव्रता, चुंबकशीलता, आपेक्षिक चुंबकशीलता, चुंबकीय प्रवृत्ति, इन सब के बारे में आप देखोगे। काफी महत्वपूर्ण आपका वीडियो है ये। एक जानकारी आपको दें कि जहां तक हो सके आप कॉपी लेके आप बैठा करो और नोट्स जरूर बनाया करो। आपका देखना तभी सार्थक हो पाएगा जब आप नोट्स आप साथ में बनाओगे। निश्चित रूप से आपके बोर्ड में काम आएगा, आपके कंपटीशन में काम आएगा। तो शुरुआत करने जा रहे हैं यहाँ पे चुंबकीय पदार्थों से संबंधित कुछ मुख्य परिभाषाएं। इसमें कुछ छोटी छोटी परिभाषाएं हैं जिसको समझना आपके लिए बेहतर होगा और आगे का कॉन्सेप्ट क्लियर करने में काफी उपयोगी होगा। जैसे परिभाषा के नाम पे प्रेरित चुंबकत्व क्या होता है, चुंबकीय प्रेरण का परिमाण किसे कहते हैं, चुंबकीय फ्लक्स घनत्व क्या होता है, ठीक, या फिर चुंबकीय तीव्रता क्या होती है, चुंबकन तीव्रता क्या होती है, चुंबकशीलता क्या होती है, अपेक्षिक चुंबकशीलता क्या होती है, चुंबकीय प्रवृत्ति क्या होती है और प्रतिचुंबकत्व का गुण क्यों पाया जाता है, कैसे पाया जाता, अनुचुंबकत्व का गुण क्यों कैसे पाया जाता, लौह चुंबकत्व का गुण क्यों कैसे पाया जाता। काफी डिटेल स्टडी आप करोगे इस लेक्चर में। शुरुआत करने जा रहे हैं आपका चुंबकीय क्षेत्र या चुंबकत्व से संबंधित कुछ मुख्य परिभाषाएं। सबसे पहली परिभाषा हम ले रहे हैं यहाँ पे प्रेरित चुंबकत्व। और आपको जानकारी दें, इसी का और भी नाम है, चाहे प्रेरित चुंबकत्व कहो, चाहे चुंबकीय प्रेरण का परिमाण कहो या चुंबकीय फ्लक्स घनत्व कहो, ये तीनों एक ही चीज है, तीनों में कोई डिफरेंस नहीं है, ठीक है। और तीनों के लिए सिंबल का इस्तेमाल करते हैं वेक्टर बी, ठीक। देखो वास्तविकता क्या होती है, जैसे किसी चुंबकीय पदार्थ को जब किसी चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं तो वह चुंबकित हो जाता है। एक जानकारी आपको दें, चुंबकीय पदार्थ का तात्पर्य यह नहीं कि पहले से आपका उसके अंदर चुंबक की प्रॉपर्टी है। देखो चुंबकीय पदार्थ कहते किसको हैं, जब किसी पदार्थ को चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर उसमें चुंबकत्व का गुण परिलक्षित हो तो उसे हम क्या बोलते हैं, चुंबकीय पदार्थ कहते हैं। उनके गुण के आधार पर उनको 3 भागों में बांटा गया, प्रतिचुंबकीय पदार्थ, अनुचुंबकीय पदार्थ, लौह चुंबकीय पदार्थ। इस वीडियो के लास्ट तक आप बने रहना, क्या होता है ये भी आप जानोगे और क्यों होता है ये भी आप जानोगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे जो हेडिंग ले रहे हैं प्रेरित चुंबकत्व के बारे में, प्रेरित चुंबकत्व कहते किसको हैं, या फिर उसी का दूसरा नाम क्या, चुंबकीय प्रेरण का परिमाण क्या होता है, चुंबकीय फ्लक्स घनत्व क्या होता है, इसको हम वेक्टर बी से लिखते हैं। उस पदार्थ को चुंबकीय क्षेत्र में रखा गया तो चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर उस पदार्थ में चुंबकत्व की प्रॉपर्टी उत्पन्न हो जाएगी और जब चुंबकत्व की प्रॉपर्टी उत्पन्न हुई मतलब कि उस पदार्थ में एन पोल एस पोल उत्पन्न हो गया चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर, ठीक। तो एन पोल से चुंबकीय बल रेखाएं निकलेंगी और उस पदार्थ के बाहर से होते हुए एस पोल पे जाएंगी, एस पोल पे समाप्त नहीं होंगी, एस पोल से होते हुए उस पदार्थ के भीतर जाएंगी, वापस एन पोल पे आके मिल जाएंगी। चुंबकीय बल रेखाएं एक बंद वक्र बनाती हैं, ठीक। तो किसी भी चुंबकीय पदार्थ को चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर वो प्रेरित हुआ, चुंबकत्व की प्रॉपर्टी उसके अंदर क्या उत्पन्न हुई, एन पोल एस पोल उत्पन्न हुआ, चुंबकीय बल रेखाएं निकली और निकल के आपका वो प्रेरित चुंबकीय बल रेखाएं उस पदार्थ के अंदर से भी गुजरने लगी, ठीक। तो ये जानते हो, तो ऐसी दशा में, ठीक, किसी भी चुंबकित पदार्थ के भीतर प्रेरण रेखाओं की वह संख्या, आपको कि प्रेरण रेखाएं क्या होती हैं हम इसके पहले भी आपको समझा चुके हैं कि पदार्थ को चुंबकीय क्षेत्र में रखा, उसके अंदर चुंबकत्व की प्रॉपर्टी उत्पन्न हुई और जब चुंबकत्व की प्रॉपर्टी उत्पन्न हुई तब उस पदार्थ के अंदर एन पोल एस पोल उत्पन्न हुआ और एन पोल से चुंबकीय बल रेखाएं निकली, एस पोल पे गई और एस पोल से होते हुए आपका पदार्थ के भीतर से होते हुए एन पोल पे पहुंच गई, बंद वक्र बनाई। तो जो चुंबकीय बल रेखाएं जो उत्पन्न हुई और चुंबकीय बल रेखाएं बनाई उनको हम क्या बोलते हैं, प्रेरण रेखाएं बोलते हैं, इंडक्शन लाइन बोलते हैं, ठीक। तो आप देखना, किसी भी चुंबकित पदार्थ के भीतर प्रेरण रेखाओं की वह संख्या जो रेखाओं के अवलंबवत एकांक क्षेत्रफल से गुजरती है उसे पदार्थ के भीतर चुंबकीय प्रेरण का परिमाण भी कहते हैं, या इंग्लिश में आप कह सकते हो मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक इंडक्शन, और या फिर चुंबकीय फ्लक्स घनत्व कहते हैं, वेक्टर बी से लिखते हैं, ठीक। अच्छा, इसका मात्रक क्या होता है, वेक्टर बी इसे लिखते हैं। इसका मात्रक क्या होता है, न्यूटन प्रति एम्पीयर मीटर, या इसी को शॉर्ट फॉर्म में टेस्ला भी कहते हैं, या दूसरा मात्रक वेबर प्रति मीटर स्क्वायर भी होता है। ये आपने देखा प्रेरित चुंबकत्व या चुंबकीय प्रेरण का परिमाण या चुंबकीय फ्लक्स घनत्व वेक्टर बी से लिखा गया, क्या होता है आपने ये देखा। अब हम दूसरी परिभाषा पे चलते हैं। दूसरी परिभाषा चुंबकन तीव्रता, ठीक। देखो चुंबकन तीव्रता ये उस पदार्थ का गुण है जो चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है और चुंबकीय तीव्रता उस क्षेत्र का गुण होता है जिसमें पदार्थ को चुंबकीय पदार्थ को रखा जाता है। ध्यान देना, दोनों मिलते जुलते आपके पद हैं। हम सेकंड पे ले रहे हैं चुंबकन तीव्रता और थर्ड पॉइंट पे आप कर लेंगे चुंबकीय तीव्रता, ठीक। तो चुंबकन तीव्रता किसका, उस पदार्थ का गुण है जिसे चुंबकीय क्षेत्र में रखा गया, और चुंबकीय तीव्रता उस चुंबकीय क्षेत्र का गुण है जिसमें चुंबकीय पदार्थ को रखा जाता है।
तो आप इस पे आओ, चुंबकन तीव्रता, इसको हम बोलते हैं इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, वेक्टर आई से लिखते हैं, कैपिटल आई का प्रयोग करते हैं। ठीक, तो चुंबकीय क्षेत्र में रखे गए किसी भी चुंबकीय पदार्थ की चुंबकन तीव्रता, ध्यान देना, अभी हमने आपको समझाया चुंबकन तीव्रता किसका गुण है, उस पदार्थ का गुण है जिसे चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है, इसीलिए यहां पे कहा जा रहा है चुंबकीय पदार्थ की चुंबकन तीव्रता। ठीक, तो आप देखना, चुंबकीय क्षेत्र में रखे गए किसी भी चुंबकीय पदार्थ की चुंबकन तीव्रता आई सदैव उस चुंबकित पदार्थ के एकांक आयतन के चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण के बराबर होता है। इसके पहले की वीडियो में चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण हमने काफी डिटेल में पढ़ाया हुआ है। चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण कैपिटल एम से लिखते हैं, वेक्टर क्वांटिटी है, एम बराबर क्या होता है, एन आई ए होता है, जहाँ पे एन क्या होता है फेरों की संख्या, आई क्या होता है प्रवाहित धारा, ए क्या होता है कुंडली के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। ठीक, आप जानते हो चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक क्या होता है, एम्पियर मीटर स्क्वायर। ठीक, तो आप उसी बात को देखना, चुंबकीय क्षेत्र में रखे गए किसी भी चुंबकीय पदार्थ की चुंबकन तीव्रता, जिसको हम किससे आई से लिखते हैं, सदैव उस चुंबकीय पदार्थ या उस चुंबकित पदार्थ के एकांक आयतन के चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण एम के बराबर होता है। और एम क्या वेक्टर क्वांटिटी है, किधर होता है, एन पोल से बाहर की ओर, एन पोल के अब लंबवत और बाहर की ओर होता है। ठीक है, आप जानते हो वेक्टर क्वांटिटी। फिर आगे चलो, अगर मान लो कोई चुंबकीय पदार्थ है, चुंबकीय क्षेत्र में रखा गया, ठीक है, और रखे जाने पर आप जानते हो उसका चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण कैपिटल एम है, वेक्टर एम। ठीक, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण वेक्टर कैपिटल एम। ठीक, और उस पदार्थ का आयतन कैपिटल वी है, तो वेक्टर एम अपान कैपिटल वी को हम क्या बोलेंगे, वेक्टर आई से लिखेंगे, और जहां पे वेक्टर आई क्या है, चुंबकन तीव्रता। आप आगे देखना, अगर वी का मान 1 मान लें तो वी का मान अगर 1 मान लेंगे तो आई बराबर क्या हो जाएगा, एम हो जाएगा। तो आप यूं भी कह सकते हो, चुंबकीय क्षेत्र में किसी भी चुंबकीय पदार्थ को रखे जाने पर उसके एकांक आयतन, वी का मान 1 मान लिया ना, उसके एकांक आयतन के चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण को उस पदार्थ की चुंबकन तीव्रता कहते हैं। वही बात आपके यहां पर लिखी है, आप देखो यहां पे चुंबकीय क्षेत्र में रखे गए किसी भी चुंबकीय पदार्थ की चुंबकन तीव्रता सदैव उस चुंबकीय पदार्थ या उस चुंबकित पदार्थ के एकांक आयतन के चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण एम के बराबर होता है। ठीक, अब इसकी यूनिट क्या होगी, तो एम की यूनिट ऊपर लिखो, वी की यूनिट नीचे लिखो। एम की यूनिट अभी आपने देखा एम्पियर मीटर स्क्वायर, और वी क्या वॉल्यूम है, इसका क्या हो जाएगा मीटर क्यूब, कैंसिल करो तो क्या आ जाएगा, एम्पियर अपान मीटर। ये आपने देखा, 2 परिभाषा निपट गई। ठीक, अब तीसरी परिभाषा पे चलते हैं। तीसरी परिभाषा क्या है, चुंबकीय तीव्रता। ये क्या थी, फिर ध्यान देना, ये चुंबकन तीव्रता और ये क्या है, चुंबकीय तीव्रता। ये किसका, उस क्षेत्र का गुण है जिसमें चुंबकीय पदार्थ को रखा जाता है। जब किसी चुंबकीय पदार्थ को किसी बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं तो वह पदार्थ चुंबकित हो जाता है। आप हमारे हर लेक्चर में यही पढ़ते चले आ रहे हो, किसी चुंबकीय पदार्थ को चुंबकीय क्षेत्र में रखा तो उस पदार्थ में चुंबकत्व की प्रॉपर्टी उत्पन्न हो गई, अर्थात वो पदार्थ का चुंबकित हो गया। ठीक, आप आगे देखना, चुंबकित पदार्थ के भीतर नेट चुंबकीय क्षेत्र। नेट चुंबकीय क्षेत्र का मतलब क्या, आप पूछोगे, आपको बताएं, चुंबकीय पदार्थ को आपने चुंबकीय क्षेत्र के अंदर रखा तो एक बाह्य चुंबकीय क्षेत्र है ही है, और प्लस पदार्थ को रखने पर एन पोल एस पोल उत्पन्न हो गया, और एन पोल एस पोल उत्पन्न हो गया, तो अब एन पोल से चुंबकीय बल रेखा निकल के एस पोल पर गई, एस पोल से होते हुए पदार्थ के भीतर से होते हुए एन पोल पे पहुंची, तो वहां पे क्या एक आंतरिक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो गया। तो दोनों का जो परिणामी होगा वो कहा जा रहा है नेट। ठीक है, तो आप देखना, चुंबकित पदार्थ के भीतर नेट चुंबकीय क्षेत्र, ठीक, ये बाह्य चुंबकीय क्षेत्र तथा पदार्थ के चुंबकन के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र के वेक्टर योग के बराबर होता है। ठीक, अच्छा आगे देखना, चुंबकन क्षेत्र द्वारा पदार्थ को चुंबकित कर पाने की क्षमता को वेक्टर एच से व्यक्त करते हैं, और इसे ही चुंबकीय तीव्रता कहते हैं। और वेक्टर एच बराबर क्या होता है, वेक्टर बी अपान म्यू नॉट माइनस आई। आप बोलोगे म्यू नॉट क्या है, चुंबकशीलता। इसके बाद आप पढ़ने जा रहे हो किसकी, वायु या निर्वात की। अच्छा, एक जानकारी और लेना, ये वेक्टर है, ये वेक्टर है, तो निश्चित रूप से ये भी क्या होगा, वेक्टर होगा। ठीक, तो इस प्रकार से आपने देखा चुंबकीय तीव्रता क्या होती है। चुंबकीय तीव्रता को किससे लिखते हैं, वेक्टर एच से लिखते हैं, और वेक्टर एच बराबर क्या होगा, वेक्टर बी अपान म्यू नॉट माइनस आई, जहां पे आई क्या है, अभी तुरंत आपने पढ़ा, ये चुंबकन तीव्रता। ठीक, और यहां पे एच क्या है, चुंबकीय तीव्रता। ठीक, तो वेक्टर एच बराबर वेक्टर बी अपान म्यू नॉट माइनस वेक्टर आई। देखो, जब कभी भी जुड़ती हैं तो समान भौतिक राशियां आपस में जुड़ती हैं, जब कभी घटती हैं समान भौतिक राशियां आपस में घटती हैं। बल में अगर जुड़ेगा तो बल ही जुड़ेगा, दाब में अगर घटेगा तो दाब ही घटेगा। ठीक, जोड़ना घटाना हमेशा समान राशियों का ही आपस में होता है। तो उसी प्रकार से आप यहां पे देखना, जो इसका यूनिट होगा, मात्रक होगा, वही इस पूरे का मात्रक होगा, और वही इस पूरे का मात्रक होगा। आई का मात्रक अभी तुरंत आपने निकाला है, कितना निकला था, एम्पियर बटे मीटर। आप देखो, एम्पियर प्रति मीटर। तो उसी प्रकार से इसका भी मात्रक यहाँ पे वही आई तो है, इसका मात्रक क्या, एम्पियर प्रति मीटर। तो वेक्टर बी अपान म्यू नॉट का मात्रक भी क्या होगा, एम्पियर प्रति मीटर। तो वेक्टर एच का मात्रक भी क्या होगा, एम्पियर प्रति मीटर। ठीक, चुंबकशीलता। चुंबकशीलता क्या होती है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं मैग्नेटिक परमेबिलिटी, म्यू से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक, देखो म्यू बराबर क्या होता है, बी अपान एच, और बी क्या है, अभी नंबर 1 पे आपने देखा
नंबर 1 मीन्स क्या, 4 भौतिक राशियों व उससे जुड़ी परिभाषाओं को हम समझा चुके हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमने इसी बी को ही समझाया नंबर 1 पे। ठीक, देखना, चुंबकीय पदार्थ के भीतर उत्पन्न चुंबकीय प्रेरण बी सदिश राशि है, वेक्टर बी भी लिखा जाता है, फिलहाल हमने नहीं लगाया तो सब लोग परिमाण की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, तो चुंबकीय पदार्थ के भीतर उत्पन्न चुंबकीय प्रेरण बी तथा चुंबकन क्षेत्र की चुंबकीय तीव्रता कैपिटल एच, इसको भी आप इसके पहले पढ़ चुके हो। आप चुंबकीय पदार्थ के भीतर उत्पन्न चुंबकीय प्रेरण बी तथा चुंबकन क्षेत्र की तीव्रता, कौन सी तीव्रता, चुंबकीय तीव्रता, ध्यान देना। अभी हमने आपको इसके पहले चुंबकन तीव्रता और चुंबकीय तीव्रता दोनों समझाया, दोनों में अंतर समझाया। चुंबकन तीव्रता किसका गुण है, उस पदार्थ का जिसको चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है। ठीक है, और चुंबकीय तीव्रता किसका गुण है, उस क्षेत्र का जिसमें पदार्थ को रखा जाता है। ठीक, तो आप देखना, चुंबकीय पदार्थ के भीतर उत्पन्न चुंबकीय प्रेरण बी तथा चुंबकन क्षेत्र की चुंबकीय तीव्रता कैपिटल एच के निष्पत्ति मीन्स रेशियो, जिसको आप अनुपात भी कहते हो, को उस पदार्थ की चुंबकशीलता कहते हैं तथा म्यू से व्यक्त करते हैं। ठीक, म्यू बराबर क्या, बी अपान एच। अब म्यू का मात्रक क्या होगा, तो बी का मात्रक, तो म्यू का मात्रक दो तरीके से निकलवा रहे हैं। क्यों, क्योंकि आप जानते हो म्यू बराबर क्या, बी अपान एच, और बी का मात्रक न्यूटन बटे एम्पियर मीटर भी होता है, और इसी बी का मात्रक क्या, वेबर बटे मीटर स्क्वायर भी होता है। तो एक बार इसका मात्रक निकालेंगे न्यूटन बटे एम्पियर मीटर लिख के, और एक तरफ इसका मात्रक निकालेंगे वेबर प्रति मीटर स्क्वायर लिख के। तो आप देखो म्यू बराबर क्या, बी अपान एच, तो म्यू का मात्रक बराबर बी का मात्रक अपान एच का मात्रक। यहां पर भी तैयारी चल रही है, म्यू का मात्रक बराबर क्या, बी का मात्रक बटे एच का मात्रक। ठीक, तो बी का मात्रक क्या, न्यूटन बटे एम्पियर मीटर, और बटे एच का मात्रक एम्पियर बटे मीटर। अब इसके ठीक पहले आपने पढ़ा है। अच्छा, उसी प्रकार यहां पे आ जाओ, बी का मात्रक, तो बी का मात्रक क्या, वेबर प्रति मीटर स्क्वायर भी होता है, और बटे एच का मात्रक क्या, एम्पियर बटे मीटर। अब जो कैंसिल होने लायक हो उसको आप कैंसिल कर दो। जैसे आप देखना, एम्पियर तो नीचे आ जाएगा, लेकिन मीटर आपका यहाँ पे, ठीक, तो मीटर आपका यहाँ पे क्या, कैंसिल हो गया। ठीक, तो मीटर से मीटर कैंसिल, तो एम्पियर आपका नीचे आ गया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा फिर, न्यूटन अपान एम्पियर स्क्वायर। तो आप जानते हो म्यू का एक मात्रक निकला न्यूटन बटे एम्पियर स्क्वायर। अच्छा, यहाँ से आप देखो वेबर प्रति मीटर स्क्वायर और यहाँ पे एम्पियर प्रति मीटर। ठीक, तो आप जानते हो 1 मीटर से 1 मीटर कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे, और ये मीटर आपका नीचे उतर आएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वेबर प्रति एम्पियर मीटर। तो आप जानते हो म्यू का दो मात्रक आपको हम दे रहे हैं, एक मात्रक क्या, न्यूटन बटे एम्पियर स्क्वायर, और दूसरा मात्रक क्या, वेबर प्रति एम्पियर मीटर। इस प्रकार से आपने चुंबकशीलता देखी, जिसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक परमेबिलिटी, सिंबल क्या होता है, म्यू। नेक्स्ट, अपेक्षिक चुंबकशीलता। इसके नाम में ही अपेक्षिक, मतलब किसी से हम अपेक्षा करेंगे, किसी के सापेक्ष इसको देखेंगे। और किसके सापेक्ष देखेंगे, जानते हो, वायु के सापेक्ष, वायु निर्वात की चुंबकशीलता के सापेक्ष देखेंगे इसको। परिभाषा क्या होगी, किसी चुंबकीय पदार्थ की चुंबकशीलता म्यू तथा वायु या निर्वात की चुंबकशीलता म्यू जीरो या म्यू नॉट, जो आपको आसान लगे, चाहे म्यू नॉट को चाहे म्यू जीरो को, ठीक है, के निष्पत्ति को उस पदार्थ की अपेक्षिक चुंबकशीलता कहते हैं, वह म्यू आर से व्यक्त करते हैं। देखो चुंबकशीलता है तो म्यू से लिखेंगे ही लिखेंगे, मजबूरी हमारी है, क्योंकि ऊपर भी हमने चुंबकशीलता को म्यू से लिखा है, लेकिन क्योंकि अपेक्षिक चुंबकशीलता किसी की अपेक्षा है, इसलिए आपके यहाँ पे क्या, आर का प्रयोग किया गया। आर का तात्पर्य यहाँ पे क्या, रिलेटिव, मतलब किसके सापेक्ष। ठीक है, तो एक बार फिर से आप देखना, किसी चुंबकीय पदार्थ की चुंबकशीलता म्यू तथा वायु वाबलिक निर्वात की चुंबकशीलता म्यू नॉट के निष्पत्ति को उस पदार्थ की अपेक्षिक चुंबकशीलता कहते हैं, वह म्यू आर से व्यक्त करते हैं। म्यू आर बराबर क्या हो जाएगा, तो म्यू अपान म्यू नॉट, यही तो परिभाषा में ऊपर आप बोल रहे हो। और आप जानते हो ऊपर भी चुंबकशीलता, नीचे भी चुंबकशीलता, तो आप जानते हो इसकी कोई यूनिट ही नहीं होगी, ये यूनिटलेस है, डायमेंशनलेस है। आप देखो यह एक मात्रकहीन तथा विमाहीन राशि है। क्यों, जो भौतिक राशि ऊपर है वही भौतिक राशि नीचे है, बस अंतर क्या है, ऊपर चुंबकशीलता है पदार्थ की, और यहाँ पे क्या, वायु निर्वात की चुंबकशीलता है, तो है तो चुंबकशीलता दोनों ही। ठीक, तो आप जानते हो कोई मात्रक इसका नहीं होगा। और एक जानकारी आपको दें कि अगर म्यू आर का मान 1 से कम है तो निश्चित रूप से वो पदार्थ क्या होगा, प्रतिचुंबकीय पदार्थ। अगर म्यू आर का मान 1 से अधिक है, थोड़ा अधिक है, तो पदार्थ क्या होगा, अनुचुंबकीय पदार्थ। और अगर म्यू आर का मान 1 से बहुत अधिक है तो ऐसी दशा में वो पदार्थ क्या होगा, लौह चुंबकीय पदार्थ। ध्यान देना, बहुत छोटी सी चीज है लेकिन कंपटीशन में काम आएगी, अक्सर कंपटीशन में पूछा जाता है, क्वेश्चन यही मिलेगा आपको, किसी पदार्थ के लिए म्यू आर का मान ग्रेटर देन 1 है, वह पदार्थ होगा। अब नीचे ऑप्शन दिया हुआ है, प्रतिचुंबकीय पदार्थ, अनुचुंबकीय पदार्थ, लौह चुंबकीय पदार्थ और नन ऑफ दीज। जो सही हो आप टिक लगाओ, छोटा सा 1 नंबर का क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है। ठीक, तो इस बात का ध्यान रखना, अगर म्यू आर का मान 1 से कम है तो प्रतिचुंबकीय, अगर म्यू आर का मान 1 से अधिक है तो अनुचुंबकीय, अगर म्यू आर का मान 1 से बहुत अधिक है तो लौह चुंबकीय।
इस प्रकार से हमने अपेक्षिक चुंबकशीलता देख ली। अब हम चलते हैं 7वें पॉइंट पे, चुंबकीय प्रवृत्ति। इसको काइयम से लिखते हैं। एक सिंबल होता है काई, एक्स टाइप का बनता है, लेकिन ध्यान रखना एक्स नहीं है, थोड़ा सा एक्स से डिफर है, ठीक है। और यहाँ पे चूंकि चुंबकीय शब्द लिखा हुआ है तो चुंबकीय के लिए क्या मैग्नेटिक, तो पहला वर्ड क्या एम, तो काइयम से इसको रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक। इसकी डेफिनेशन क्या होगी, डेफिनेशन बाद में, पहले थोड़ा समझना है इसमें। जानते हो ये चुंबकीय प्रवृत्ति है क्या? जब किसी पदार्थ को, चुंबकीय पदार्थ को चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं तो क्या करता है, चुंबकत्व के गुण को धारण कर लेता है। तो आप यूं कह सकते हो कि चुंबकत्व के गुण को धारण करने की क्षमता को हम चुंबकीय प्रवृत्ति से आकलन करते हैं। ध्यान देना, अनुचुंबकीय पदार्थ तथा प्रतिचुंबकीय पदार्थों के लिए पदार्थ की चुंबकन तीव्रता कैपिटल आई चुंबकन क्षेत्र की चुंबकीय तीव्रता कैपिटल एच पर निर्भर करता है तथा अनुक्रमानुपाती होता है। सीधी सी बात, जिस चुंबकीय क्षेत्र में आप रख रहे हो उस चुंबकीय क्षेत्र की चुंबकन तीव्रता जितनी ज्यादा होगी उतना बढ़िया उसको चुंबकित करेगा, जितनी कम होगी उतना क्या, कम चुंबकित करेगा, ठीक। तो आप जानते हो कैपिटल आई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एच। तो आप जानते हो ये सिंबल हटेगा, इक्वल का सिंबल आएगा तो कोई ना कोई कांस्टेंट आता है, उस कांस्टेंट की जगह पे काइयम का प्रयोग किया गया। आप यूं कह सकते हो काइयम यहाँ पे क्या है, एक अनुक्रमानुपाती, इसका स्थिरांक या नियतांक कह सकते हो, मान है, ठीक। आप देखो जहां काइयम को पदार्थ की चुंबकीय प्रवृत्ति कहते हैं, इसी काइयम को हम क्या बोलेंगे, चुंबकीय प्रवृत्ति। इंग्लिश में क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक सब्सकेप्टिबिलिटी, ठीक है। तो आप जानते हो काइयम बराबर क्या होगा, काइयम को यहां पर रोक लो, एच को इधर ट्रांसफर कर दो, तो काइयम बराबर कितना, आई अपान एच हो गया, ठीक। अब इससे स्पष्ट हो गया। आप अगर चाहो तो डेफिनेशन भी निकाल सकते हो। कैसे, किसी पदार्थ की चुंबकन तीव्रता कैपिटल आई, आप देखो ऊपर लिखा है ना, ठीक, तथा उसे उत्पन्न करने वाले चुंबकन क्षेत्र की चुंबकीय तीव्रता कैपिटल एच, आप देखो नीचे कैपिटल एच है, के निष्पत्ति को उस पदार्थ की चुंबकीय प्रवृत्ति कहते हैं तथा काइयम से व्यक्त करते हैं। इस प्रकार आपने क्या चुंबकीय प्रवृत्ति देखा। चुंबकीय प्रवृत्ति काइयम का मान अगर ऋणात्मक है तो निश्चित रूप से पदार्थ कैसा होगा, प्रतिचुंबकीय पदार्थ। और अगर चुंबकीय प्रवृत्ति काइयम का मान अगर धनात्मक है तो निश्चित रूप से पदार्थ कैसा होगा, अनुचुंबकीय पदार्थ। और अगर चुंबकीय प्रवृत्ति काइयम का मान धनात्मक है और अधिक है, बहुत अधिक है, तो पदार्थ कैसा होगा, लौह चुंबकीय पदार्थ। इस प्रकार से निष्कर्ष क्या निकला कि पदार्थ 3 प्रकार के होते हैं, प्रतिचुंबकीय पदार्थ, अनुचुंबकीय पदार्थ और लौह चुंबकीय पदार्थ। कंपटीशन में जब आप बैठोगे तो क्वेश्चन ऐसे ही पूछा जाएगा आपसे, ठीक, कि किसी पदार्थ के लिए चुंबकीय प्रवृत्ति काइयम का मान ऋणात्मक है, वह पदार्थ होगा ऑप्शन नंबर 1 अनुचुंबकीय पदार्थ, ऑप्शन नंबर 2 लौह चुंबकीय पदार्थ, ऑप्शन नंबर 3 प्रतिचुंबकीय पदार्थ और ऑप्शन नंबर 4 नन ऑफ दीज। जो सही हो वही टिक लगा दो। अब हम चलते हैं रिलेशन बिटवीन म्यू आर एंड काइयम, मतलब म्यू आर और काइयम के बीच में रिलेशन निकालने जा रहे हैं। क्या रिलेशन है आपस में, देखो म्यू आर क्या है, अभी तुरंत आपने पढ़ा, अपेक्षिक चुंबकशीलता, और काइयम क्या है, चुंबकीय प्रवृत्ति। दोनों में क्या संबंध है आप ये देखने जा रहे हो, ध्यान से देखना। हम जानते हैं कि या वी नो दैट H दैट इज इक्वल टू बी अपान म्यू नॉट माइनस आई। अब इसके पहले आपने पढ़ा है, हमने क्या किया, बी अपान म्यू नॉट को यहीं पे रोक लिया, आई को ट्रांसफर कर दिया। तो इस प्रकार से बी अपान म्यू नॉट दैट इज इक्वल टू एच प्लस आई। अब बी को यहां पे रोक के और म्यू नॉट को इधर ट्रांसफर किया, तो आप जानते हो बी दैट इज इक्वल टू म्यू नॉट और ब्रैकेट में एच प्लस आई, ये हो गया, ठीक। अच्छा, अभी इसके पहले आपने चुंबकीय प्रवृत्ति तुरंत पढ़ी है, आप जानते हो काइयम दैट इज इक्वल टू आई अपान एच। तो आई बराबर क्या होगा, काइयम इंटू एच। अब आई की इस वैल्यू को हम यहां फीड करेंगे, तो आप जानते हो बी बराबर कितना हो जाएगा, म्यू नॉट और ब्रैकेट में एच प्लस आई। तो आई की जगह पे क्या हो जाएगा, काइयम प्लस एच। आप देखो नेक्स्ट लाइन आपकी ये निकल के आई, बी दैट इज इक्वल टू म्यू नॉट, ठीक, और ब्रैकेट में एच प्लस काइयम इंटू एच। यहां भी एच, यहां भी एच, एच हमने कॉमन ले लिया, तो बी दैट इज इक्वल टू म्यू नॉट और एच हमने कॉमन ले लिया, तो अंदर क्या हुआ 1 प्लस काइयम। अब इसके पहले आपने देखा इसी वीडियो में, आप जानते हो म्यू दैट इज इक्वल टू बी अपान एच, तो बी बराबर क्या हो जाएगा, म्यू इंटू एच। अब बी यहां पे दिख रहा है ना, तो बी की जगह पे हम क्या रखेंगे, म्यू इंटू एच रखेंगे। तो नेक्स्ट लाइन आप देखो, इस बी की जगह पे क्या रखा गया, म्यू इंटू एच, देखो है ना, बी दैट इज इक्वल टू म्यू इंटू एच यहां पे फीड किया गया, तो म्यू इंटू एच दैट इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू एच और ब्रैकेट में 1 प्लस काइयम, ठीक। एच से एच कैंसिल हो जाएगा, तो जब एच से एच कैंसिल करोगे ऐसे, आप देखना, तो यहां पे लाइन क्या निकली, म्यू इक्वल के नीचे इक्वल, म्यू नॉट के नीचे म्यू नॉट, फिर ब्रैकेट में 1 प्लस काइयम। अब हम म्यू नॉट को इधर ट्रांसफर कर दें, तो म्यू अपान म्यू नॉट दैट इज इक्वल टू 1 प्लस काइयम। और आप जानते हो अभी इसके पहले आपने देखा अपेक्षिक चुंबकशीलता म्यू आर दैट इज इक्वल टू म्यू अपान म्यू नॉट, तो म्यू अपान म्यू नॉट की जगह पे म्यू आर लिख दिया गया, अपेक्षिक चुंबकशीलता।
दैट इज इक्वल टू 1 प्लस काईएम। ठीक, आपको रिलेशन किसके बीच में निकालना था? म्यू आर और काईएम के बीच में। आप देखो म्यू आर और काईएम के बीच में रिलेशन आपका निकल आया, म्यू आर दैट इज इक्वल टू 1 प्लस काईएम। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक चुंबकीय पदार्थ। देखो चुंबकीय पदार्थ कहते किसको हैं? वे सभी पदार्थ जिनको चुंबकीय क्षेत्र में लाए जाने पर वे प्रभावित हो जाएं उस चुंबकीय क्षेत्र से, उन्हें हम क्या बोलते हैं? चुंबकीय पदार्थ। ठीक, मैग्नेटिक सब्सटेंसेज, क्योंकि कई प्रकार के पदार्थ होते हैं। अच्छा, मुख्यतः चुंबकीय पदार्थ 3 प्रकार के। कौन कौन? आप देखना, प्रतिचुंबकीय पदार्थ, अनुचुंबकीय पदार्थ, लौ चुंबकीय पदार्थ। अगर इसकी 3 वैरायटी आपको दिखाएं, देखो चुंबकीय पदार्थ है तो एक वैरायटी तो आपकी ये हो गई, और दूसरी वैरायटी आपकी ये हो गई, और तीसरी वैरायटी आपकी ये हो गई। आप देखना, प्रतिचुंबकीय पदार्थ को इंग्लिश में बोलते हैं डाईमैग्नेटिक सब्सटेंस, अनुचुंबकीय पदार्थ को इंग्लिश में बोलते हैं पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस, और लौ चुंबकीय पदार्थ को इंग्लिश में बोलते हैं फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। ठीक, अब तीनों की वैरायटी आपको पढ़नी है। ये प्रतिचुंबकीय पदार्थ क्या होता है, अनुचुंबकीय पदार्थ क्या होता है, लौ चुंबकीय पदार्थ क्या होता है, एक जानकारी पहले ही आपको दे दें। देखो, लौ चुंबकीय पदार्थ में अनुचुंबकीय पदार्थ के सभी गुण पाए जाते हैं, परंतु अपेक्षाकृत अधिक प्रबलता से। आप यूं कह सकते हो अनुचुंबकीय पदार्थ और लौ चुंबकीय पदार्थ में कोई अंतर नहीं है। अंतर सिर्फ इतना है कि जो जो गुण आपका अनुचुंबकीय पदार्थ में पाए जाते हैं वो सारे गुण आपका लौ चुंबकीय पदार्थों में भी पाए जाते हैं, परंतु अपेक्षाकृत अधिक प्रबलता से। बस सिर्फ इतना अंतर है। आगे की पढ़ाई जब करी जाएगी तो इन दोनों की कंपैरेटिव स्टडी करेंगे। क्यों? क्योंकि आप जानते हो ये भी मामूली सा चुंबकित होता है, ये भी मामूली सा चुंबकित होता है, और इसकी सारी प्रॉपर्टी इसके अंदर पाई जाती है अधिक प्रबलता से। इसको अलग से हेडिंग डाल के आपको पढ़ना रहेगा। ठीक है, तो कंपैरेटिव स्टडी हम इसकी कराने जा रहे हैं। आप अपनी कॉपी में आप देखोगे, वन साइड आपका प्रतिचुंबकीय पदार्थ, अदर साइड आपका यहाँ पे अनुचुंबकीय पदार्थ। ठीक, अब देखो प्रतिचुंबकीय पदार्थ कहते किसको हैं? वे सभी पदार्थ जिनको चुंबकीय क्षेत्र में लाए जाने पर क्षेत्र के विपरीत दिशा में मामूली से चुंबकित हो जाएं और किसी शक्तिशाली चुंबक के सिरों के समीप लाए जाने पर मामूली से प्रतिकर्षित हों, ऐसे पदार्थों को हम प्रतिचुंबकीय पदार्थ कहते हैं, और पदार्थों के इस गुण को हम प्रतिचुंबकत्व कहते हैं। अच्छा, अब अनुचुंबकीय पदार्थ किसे कहते हैं? इसी का उल्टा, वे सभी पदार्थ जिन्हें चुंबकीय क्षेत्र में लाए जाने पर क्षेत्र की ही दिशा में मामूली से चुंबकित हो जाएं, किसी शक्तिशाली चुंबक के सिरों के समीप लाए जाने पर मामूली से आकर्षित होते हों, ऐसे पदार्थों को अनुचुंबकीय पदार्थ कहते हैं तथा पदार्थों के इस गुण को अनुचुंबकत्व कहते हैं। तो आपने देखा प्रतिचुंबकत्व क्या होता है, अनुचुंबकत्व क्या होता है। डिफरेंस यही है, प्रतिचुंबकीय पदार्थ को जब चुंबकीय क्षेत्र में लाए, क्षेत्र के विपरीत दिशा में चुंबकित हुआ, मामूली सा चुंबकित हुआ। अनुचुंबकीय पदार्थ को आप चुंबकीय क्षेत्र में लाए, क्षेत्र की ही दिशा में चुंबकित हुआ, मामूली सा चुंबकित हुआ। ठीक, और प्रतिचुंबकीय पदार्थ को शक्तिशाली चुंबक के सिरों के समीप लाओगे तो मामूली सा क्या प्रतिकर्षित होगा, और अनुचुंबकीय पदार्थ को जब किसी शक्तिशाली चुंबक के सिरों के समीप लाओगे तो मामूली सा क्या होगा, आकर्षित होगा। आप अपना नोट्स भी साथ साथ तैयार कर सको, इसलिए हम सामने थोड़ी देर के लिए कि आप स्क्रीनशॉट ले लो, हम हट रहे हैं। आप देखना, अब इसका एग्जाम्पल आप देखो, प्रतिचुंबकीय पदार्थ के एग्जाम्पल्स क्या होंगे, अनुचुंबकीय पदार्थ के एग्जाम्पल्स क्या होंगे। प्रतिचुंबकीय पदार्थ के एग्जाम्पल है सामने, बिस्मथ, जस्ता, तांबा, चांदी, सोना, हीरा, नमक, जल, पारा, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन। हमने सबके सिंबल भी लिखे हुए हैं। आपको कोई इतने सारे एग्जाम्पल देने की क्या आवश्यकता? आपको एक संदेश देना था कि इसके एग्जाम्पल्स में हमने ठोस भी लिया है, द्रव भी लिया है और गैस भी लिया है। आप देखो, पारा लिक्विड है ना, ठीक, जल लिक्विड है। अच्छा, बाकी आपका बिस्मथ, जस्ता, तांबा, ये सब क्या है, ठोस है, सॉलिड है। गैस भी आपका है, देखो हाइड्रोजन भी। तो ये संदेश आपको देना था यहां पे कि आप जानते हो कि ठोस पदार्थों में ही आपका ये गुण नहीं पाया जाता, ठोस में भी, द्रव में भी, गैस में भी प्रतिचुंबकत्व के गुण आपके पाए जाते हैं। तो कुछ एग्जांपल्स हमने यहां पे लिए। अब चलते हैं अनुचुंबकीय पदार्थ में। अनुचुंबकीय पदार्थ में आप देखो एल्युमिनियम, सोडियम, प्लेटिनम, मैग्नीज, कॉपर क्लोराइड, तरल ऑक्सीजन एक्सेट्रा। ठीक, यहां पर भी आप देख लो ठोस, द्रव, गैस, तीनों के एग्जाम्पल हैं। कहने का आशय कि प्रतिचुंबकत्व का गुण हो चाहे अनुचुंबकत्व का गुण हो, ऐसा नहीं कि केवल ठोसों में पाया जाता है, द्रव में भी पाया जाता है और गैसों में भी पाया जाता है। आपके सामने दोनों के एग्जाम्पल अलग अलग हैं। हम दोनों की कंपैरेटिव स्टडी कराने जा रहे हैं कि दोनों में क्या डिफरेंस है। पहला डिफरेंस आपको समझाएं, एक डिफरेंस तो ऊपर ही हम बोल चुके हैं, एक बार आपको फिर समझाएं। देखो, चुंबकीय प्रवृत्ति काईएम का मान बहुत कम होता है और ऋणात्मक चिन्ह के साथ व्यक्त होता है। किसमें? प्रतिचुंबकीय पदार्थों के लिए। ध्यान रखना, कंपटीशन में काम आएगा। मान लो क्वेश्चन आपके सामने आ जाए, किसी पदार्थ के लिए चुंबकीय प्रवृत्ति काईएम का मान बहुत कम तथा ऋणात्मक है, वह पदार्थ होगा।
ऑप्शन नंबर 1 अनुचुंबकीय पदार्थ, ऑप्शन नंबर 2 प्रतिचुंबकीय पदार्थ, ऑप्शन नंबर 3 लौह चुंबकीय पदार्थ, ऑप्शन नंबर 4 नन ऑफ दिस। ठीक, छोटा सा क्वेश्चन बन गया, आप किस पे टिक लगाओगे? प्रतिचुंबकीय पदार्थ पे। अच्छा, इसी का उल्टा अनुचुंबकीय पदार्थ में, अनुचुंबकीय पदार्थों के लिए इसकी जो चुंबकीय प्रवृत्ति काइयम का मान होता है ये कम होता है यहां पर भी। देखो यहां पर भी कम, यहां पर भी कम, लेकिन अंतर क्या? यहां पे क्या ऋणात्मक होता है और यहां पे क्या धनात्मक होता है। ये आपने देखा काइयम। अच्छा, उसके बाद चलते हैं, इसी काइयम से जुड़ी एक जानकारी और है। देखो प्रतिचुंबकीय पदार्थों में जो काइयम का मान है, काइयम मतलब क्या? चुंबकीय प्रवृत्ति। ये टेम्परेचर पे, ताप पे निर्भर नहीं करता है। ताप बढ़ाओ तो भी चुंबकीय प्रवृत्ति वही रहेगी, ताप घटाओ तो भी चुंबकीय प्रवृत्ति वही रहेगी। लेकिन अनुचुंबकीय पदार्थों में ऐसा नहीं है। अनुचुंबकीय पदार्थों में काइयम का मान मतलब चुंबकीय प्रवृत्ति काइयम का मान ये ताप पर निर्भर करता है और परम ताप के व्युत्क्रमानुपाती होता है। आप देखो काइयम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टी, मतलब अगर परम ताप कैपिटल टी का मान बढ़े तो चुंबकीय प्रवृत्ति काइयम का मान क्या होगा? घटेगा। और अगर परम ताप कैपिटल टी का मान घटे तो चुंबकीय प्रवृत्ति काइयम का मान क्या होगा? बढ़ेगा। लेकिन ध्यान रहे केवल अनुचुंबकीय पदार्थों में, प्रतिचुंबकीय पदार्थों में नहीं। कभी कभी कंफ्यूज कराने के लिए क्वेश्चन बना दिया जाता है, प्रतिचुंबकीय पदार्थ का परम ताप बढ़ाया, बताओ उसकी चुंबकीय प्रवृत्ति काइयम का मान बढ़ेगा या घटेगा? तो आपको इस बात का जरूर ध्यान रखना कि ये जो आपका रिलेशन है, ये रिलेशन अनुचुंबकीय पदार्थों के लिए है। प्रतिचुंबकीय पदार्थों में क्या होता है? दोनों में कोई रिलेशन नहीं होता है। तो अगर प्रतिचुंबकीय पदार्थ कहता है तो आप सिर्फ आंसर आप लिखोगे, कोई परिवर्तन नहीं होगा। अगर अनुचुंबकीय पदार्थ कहता है तो आप आंसर अपने हिसाब से आप लिखोगे, टी बढ़ेगा तो ये घटेगा, टी घटेगा तो ये बढ़ेगा। और जानते हो इसे क्यूरी का नियम भी कहते हैं। किसके लिए? अनुचुंबकीय पदार्थों के लिए। अगर आपसे पूछा जाए अनुचुंबकीय पदार्थों के लिए क्यूरी का नियम बताओ, आप यही बोल देना, अनुचुंबकीय पदार्थों की चुंबकीय प्रवृत्ति काइयम का मान उसके परम ताप पर निर्भर करता है तथा परम ताप के व्युत्क्रमानुपाती होता है। लिख के चले और क्यूरी का नियम हो गया। किसके लिए? अनुचुंबकीय पदार्थों के लिए। फिर अगला डिफरेंस लेते हैं। देखो कोई भी प्रतिचुंबकीय पदार्थ है, आप जानते हो प्रतिचुंबकीय पदार्थ को चुंबकीय क्षेत्र में लेके जाओ तो क्या मामूली सा क्या प्रतिकर्षित होता है, और अनुचुंबकीय पदार्थ को चुंबकीय क्षेत्र में लेके जाओ तो वहां पे क्या मामूली सा क्या आकर्षित होता है। ठीक, अब एक छोटा सा प्रैक्टिकल एग्जांपल लेते हैं, और एग्जांपल लेने से पहले आपको समझाएं। आप देखना बेटा, हमारे हाथ में स्केल है। ठीक, इस स्केल का एक किनारा ये, दूसरा किनारा ये। आप इमेजिन करो आपके किसी फ्रेंड को इधर खड़ा कर दें और किसी दूसरे फ्रेंड को हम इधर खड़ा कर दें। इससे कहें बेटा तुम अपनी ओर खींचना, इससे कहें तुम अपनी ओर खींचना, और दोनों को हमने समझाया हम कुछ भी इसको घुमाएं, ऐसे घुमाएं, ऐसे घुमाएं, तुम मत घूमना, तुम हमेशा अब बल इधर लगाना, बिल्कुल ठीक स्केल के अनुदिश इधर, और इससे कहें तुम बल इधर लगाना, स्केल के अनुदिश आपका इधर लगाना। ठीक, हम घुमाएं इससे आपसे मतलब नहीं कि इधर क्या घुमा रहे हैं। ठीक, अब ऐसी कंडीशन में इधर का बच्चा भिड़ गया, इधर बल लगा रहा, इधर का बच्चा भिड़ गया, इधर बल लगा रहा। ठीक, और ऐसी कंडीशन में पहुंचे और अगर इसको ऐसे ऐसे घुमाना शुरू करें, आप देखो तो जितनी देर हम यहाँ पे ताकत लगा रहेंगे, घुमाते रहेंगे, ठीक, उतनी देर तो आपका यहाँ पे रुका हुआ है, लेकिन इसके बावजूद भी इधर का बच्चा इधर भिड़ा हुआ है और इधर का बच्चा इधर की ओर भिड़ा हुआ है। ठीक, और आप जानते हो जैसे ही हम बल हटाएंगे, जो हम बल लगा रहे हैं हमने हटाया, हटाते ही आपका ये घूम के वापस ऐसे आ जाएगा। मान लो यहाँ पे नहीं रुका, थोड़ा सा यहाँ पे आके फिर इस प्रकार से 2-4 बार आपका ऑस्किलेट करके और फिर ऐसे ही आ जाएगा। ठीक, और दूसरा एग्जांपल आपको दें, ध्यान से सुनना, इस एग्जांपल की यहाँ पे आगे आवश्यकता पड़ने वाली है। ठीक, दूसरा एग्जांपल दें, ये स्केल हमारे हाथ में। ठीक, आप ही किसी फ्रेंड को यहाँ पे खड़ा कर दिया, किसी दूसरे फ्रेंड को यहाँ पे खड़ा कर दिया। आप भी सोच रहे हो कि हमारे फ्रेंड को खड़ा करते हैं, हमको कहने को खड़ा करते हैं यहाँ पे, तो आपको समझाएं, आप तो दर्शक हो, आप तो थ्योरी समझ रहे हो ना, इसीलिए आपको नहीं खड़ा कर रहे हैं। आपका एक फ्रेंड यहाँ पे खड़ा, एक फ्रेंड यहाँ पे खड़ा, प्रैक्टिकल सामने हो रहा है। अब आप यहाँ पे आकलन करो क्या रिजल्ट उसका निकल के आ रहा है। ठीक, तो एक फ्रेंड आपका यहाँ पे खड़ा, एक फ्रेंड यहाँ पे खड़ा, और दोनों को हमने समझाया बेटा अपना हाथ ऐसे कर लो। ठीक, और इधर से तुमको धक्का देना है, और इसको भी समझाया अपना हाथ ऐसे कर लो बेटा, तुमको इधर से धक्का देना है। ठीक, अब दोनों लोग भिड़ गए, इधर वाला इधर से धक्का दे रहा है, इधर वाला इधर से धक्का दे रहा है। ठीक, इस प्रकार से ऐसे देखना, ये वाला फ्रेंड इधर प्रेशर मार रहा है, ये वाला फ्रेंड आपका इधर प्रेशर मार रहा है। ठीक है, इस प्रकार से यहाँ पे क्या दोनों आपका भिड़े हुए हैं, बराबर बल लगा रहे हैं। ठीक, तो ऐसी कंडीशन में आप जानते हो यहाँ पे किसी प्रकार ये टिका रहेगा। लेकिन अगर हम बीच में पहुंचे और इसको जरा सा हमने ऐसे डिस्प्लेस किया, ऐसे है ना, ऐसे जरा सा हमने इसको ऐसे डिस्प्लेस किया। ठीक, आप देखो तो अगर हमने डिस्प्लेस किया फिर भी इधर वाला इधर भिड़ा रहा, इधर वाला इधर भिड़ा रहा। ठीक, तो ऐसी कंडीशन जब तक हम डिस्प्लेस किए तब तक रुका है, लेकिन जब इसको हम हटाएंगे अपने बल को, जो बलागुण हम लगा रहे हैं घुमाने के लिए, जब इसको हम हटाएंगे तो ऐसी कंडीशन में आप बताओ क्या ये वापस घूम के ऐसे आएगा? नहीं। ठीक, ऐसे था, आप देखो इधर वाला इधर बल लगा रहा है, इधर वाला इधर बल लगा रहा है,
और दोनों को समझाया कि कुछ भी हो जाए, हम चाहे जितना घुमाएं, तुमको बल इधर ही लगाना है और इधर वाले को बल इधर लगाना है। तो ऐसी कंडीशन में अगर हम बीच में पकड़े और उसको हमने ऐसे घुमाया, ठीक, तो जब तक हम रोकें, ठीक, ध्यान रहे ये वाला बल इधर लगा रहा है और ये वाला बल किधर, इधर लगा रहा है। आप बताओ, तो अगर हम अपने बलागुण को हटा ले तो क्या वापस लौट के आएगा? नहीं, ये ऐसे घूम जाएगा। ठीक, अब इन दोनों बातों को ध्यान में रखते हुए अगले पॉइंट पर हम चल रहे हैं। अगला पॉइंट आप देखना, जब किसी प्रतिचुंबकीय पदार्थ की छड़ को चुंबकीय ध्रुवों के मध्य स्वतंत्रता पूर्वक लटकाते हैं तो छड़ की अक्ष घूमकर चुंबकीय क्षेत्र के अवलंबित हो जाती है। बात शायद अभी ना समझ में आई हो, तो हम यहां पे दिखाएं। ये मान लो प्रतिचुंबकीय पदार्थ की छड़ है, छोटा सा प्रतिचुंबकीय पदार्थ का बना हुआ है। अच्छा, बीच में हमने क्या किया, डोरी बांध दिया ऐसे, और डोरी बांध के ऊपर से ऐसे लटका लिया, ऐसे लटका हुआ है। अच्छा, ध्यान रहे, जब ये चुंबकीय क्षेत्र में जाएगा तब तो चुंबकत्व के गुण को परिलक्षित करेगा। अभी चुंबकीय क्षेत्र में नहीं है, ऐसे लटका हुआ है। ठीक, और ऐसे लटकाए लटकाए दो चुंबक हमारे पास थे, एक आपका इधर एक इधर, उनके बीच में स्पेस था। उनके बीच में जो स्पेस होगा उसमें क्या होगा, चुंबकीय क्षेत्र होगा। और इसको लटकाए लटकाए धीरे से हम यहाँ पे लेके आए और चुंबकीय क्षेत्र में हमने उसको लटकाया ऐसे। ये आप यूं कहो, इसको लेके आएंगे तो यहाँ पे क्या ऑस्किलेट करेगा, ठीक है, डिस्टर्ब हो जाएगा। इसको हमने लटका रहने दिया और दो चुंबक ले लिया, ठीक, और जहाँ लटका था एक चुंबक यहाँ रख दिया, एक चुंबक यहाँ रख दिया ऐसे। ठीक, तो जब ये अवस्था आएगी, ध्यान रहे, प्रतिचुंबकीय पदार्थ है, मामूली सा प्रतिकर्षित होता है। तो ऐसी कंडीशन में अगर मान लो इधर जो चुंबक रखा उसका इधर यहाँ पे क्या एन पोल है और इधर के चुंबक का यहाँ पे एस पोल है। ठीक, और ध्यान रहे ये कैसा प्रतिचुंबकीय पदार्थ की क्षण है, मामूली सा प्रतिकर्षित होता है। प्रतिकर्षित कब होगा, जब सेम पोलरिटी सामने होगी। तो अगर ये ऐसे लटका हुआ है और इधर एन पोल है तो निश्चित रूप से प्रेरण के कारण यहाँ पे क्या एन पोल उत्पन्न होगा। और अगर इधर एस पोल रखा हुआ है, ठीक है, तो प्रेरण के कारण इस क्षण के इस सिरे पे क्या एस पोल उत्पन्न होगा। सेम पोलरिटी, क्यों, प्रतिकर्षित होता है। तो ऐसी कंडीशन में आप देखना, यहाँ पे एन पोल, यहाँ पे एस पोल ऐसे, और ये जो अलग से वाह्य चुंबक है ये कौन सा एन पोल, ये कौन सा एस पोल। ठीक, तो ऐसी कंडीशन में ये जो एन पोल है और यहाँ पे भी क्या उत्पन्न हुआ एन पोल, तो दोनों एक दूसरे को क्या प्रतिकर्षित करेंगे। तो इसका असर इस पर क्या पड़ेगा, वो तुलना के बराबर होगा। लेकिन ये शक्तिशाली है ना, और ये आपका लटका हुआ है, जब दोनों लगेगा घूम जाएगा। तो आप जानते हो इसके कारण इसके ऊपर कौन सा बल लगेगा, प्रतिकर्षण का। उसी प्रकार इधर से बल कौन सा लगेगा, प्रतिकर्षण का। मतलब वही स्थिति हुई जो भी हमने आपको समझाया था। आप जानते हो ऐसे लटका हुआ है, इस पे बल किधर लग रहा है, इधर, और इस पे बल किधर लग रहा है, इधर। ठीक, और क्योंकि हिलडुल तो रहा था तो जरा सा इधर हिला और बल इस पे किधर लग रहा था, इधर, और इस पे बल किधर लग रहा था, इधर। इससे वापस नहीं लौट पाया, ये ऐसे घूम के ऐसे घूम गया। ठीक, ध्यान देना, डायग्राम पे नीचे एन पोल एस पोल बीच में लटका हुआ है। ठीक, ऐसे घूम गया, और ऐसे घूमने के बाद इधर कौन सा पोल है, अब देखो एन पोल, और इधर कौन सा पोल, एस पोल। प्रतिचुंबकीय पदार्थ की क्षण है, तो जानते हो इधर के पूरे लंबाई के अनुदिश, यानी पूरा इधर के सतह पे यहाँ पे कौन सा पोल आ जाएगा, एन पोल, और इधर कौन सा पोल आ जाएगा, एस पोल। सेम पोलरिटी। आप देखो एन पोल तो यहाँ पे एन, यहाँ पे एस पोल तो यहाँ पे क्या एस उत्पन्न हुआ। क्यों, प्रतिचुंबकीय पदार्थ प्रतिकर्षित करेगा, और प्रतिकर्षित तब करेगा जब सेम पोलरिटी सामने होगी। ठीक, आप जानते हो अगर इसको हम लटकाएं ऐसे और अगल बगल दो चुंबक ऐसे ला के रख दें यहाँ पे, तो ये आपका ऐसे घूम के ऐसे हो जाएगा, जैसा कि डायग्राम में आप देख रहे हो। ठीक, अब आते हैं अनुचुंबकीय पदार्थ की क्षण को ले लें और उसको लटकाएं तो क्या होगा। अनुचुंबकीय पदार्थ है, आप जानते हो चुंबकीय क्षेत्र में लटकाएंगे, मामूली सा आकर्षित होता है। आकर्षित तब होगा जब अपोजिट पोलरिटी सामने हो। तो अगर इधर एन पोल है तो आप जानते हो यहाँ पे लटकाने पर यहाँ पे कौन सा एस पोल आएगा। ठीक, और अगर इधर वाह्य चुंबकीय क्षेत्र का यहाँ पे कौन सा एस पोल है तो लटकाने पर यहाँ पे कौन सा पोल आएगा, एन पोल आएगा। तो ऐसी कंडीशन में आप देखो अपोजिट पोलरिटी है, यानी कि आप जानते हो ये सिरा इधर की ओर क्या आकर्षित होगा और ये सिरा इधर की ओर क्या होगा, आकर्षित होगा। ठीक, तो बीच में डोरी बांध के अगर हमने लटकाया तो ये सिरा इधर आकर्षित है, ये सिरा इधर आकर्षित है। मान लो हल्का सा हमने इसको हिलाया, या मान लो यूज करने के दौरान खुद हिल गया, अगर इधर यहाँ आया तो जब तक आपका यहाँ पहुंचा इस पे बल इधर तो लग रहा है और इस पे बल किधर, इधर लग रहा है। तो जैसे आपका वाय बलागुण या बलयुग्म जिसने इसको घुमाया था वो हटेगा, ये वापस लौट आएगा और कुछ देर कंपन करके फिर ऐसे ही ठहरेगा। और सामने डायग्राम में आप देखना एन पोल एस पोल, अनुचुंबकीय पदार्थ की क्षण हो गई, लटकाया गया, अगल बगल चुंबक को लाकर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न किया गया जहाँ पे लटका था। तो आप जानते हो क्षण की अक्ष ऐसे घूम के यहाँ पे आ जाएगी, और यहाँ पे एन पोल है तो यहाँ पे एस पोल, और यहाँ पे एस पोल है तो यहाँ पे एन पोल। ये आपने देखा। अब नेक्स्ट, जब किसी प्रतिचुंबकीय पदार्थ को किसी असमान तीव्रता के चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं तो ये अधिक तीव्रता वाले भाग से प्रतिकर्षित होता है, और उसी प्रकार से जब किसी अनुचुंबकीय पदार्थ को किसी असमान तीव्रता के चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं तो ये अधिक तीव्रता वाले भाग की ओर आकर्षित होता है।
देखो, अगर कोई प्रतिचुंबकीय पदार्थ मान लो पाउडर फॉर्म में है, किसी बर्तन में हमने उसको रखा और उसके नीचे अगर हमने कोई असमान चुंबकीय क्षेत्र लगाया, तो आप जानते हो पाउडर बर्तन छोड़ के तो बाहर निकलेगा नहीं, रहना बर्तन के अंदर रहना उसकी मजबूरी है। तो जहां पे तीव्रता अधिक होगा वहां से प्रतिकर्षित होगा और जहां पे तीव्रता कम होगा वहां पे पहुंच जाएगा। उसी प्रकार से यहां पे मान लो कोई अनुचुंबकीय पदार्थ है, पाउडर फॉर्म में किसी बर्तन में उसको रखा और उसके नीचे से हमने कोई असमान तीव्रता का चुंबकीय क्षेत्र लगाया, तो आप जानते हो रहेगा तो बर्तन के अंदर, तो जहां पे तीव्रता अधिक होगी वहां पे आकर्षित होगा और जहां पे कम तीव्रता होगी वहां से भी आकर्षित कर लेगा। इस बात को समझाने के लिए एक डायग्राम का सहारा लिया जा रहा है। आप देख रहे हो, ये हमने कोई बर्तन लिया, वही बर्तन ये, वही बर्तन ये, ठीक। पहले आप ऊपर का डायग्राम देखना यहाँ पे, ऊपर का डायग्राम देखना यहाँ पे, ठीक। तो यहाँ पे ये कोई प्रतिचुंबकीय पदार्थ है, पाउडर फॉर्म में बर्तन के अंदर भरा हुआ है। ये कोई अनुचुंबकीय पदार्थ है, पाउडर फॉर्म में बर्तन के अंदर भरा हुआ है, नीचे किसी प्रकार का कोई फील्ड नहीं है। तो आप जानते हो जो पाउडर है, जो भी आपका पदार्थ भरा हुआ है पाउडर फॉर्म में, आपका उसका तल बिल्कुल समतल है और यहाँ पे तल बिल्कुल क्या समतल है। अब बर्तन के नीचे हमने चुंबकीय क्षेत्र लगाया, यहाँ पर भी बर्तन के नीचे चुंबकीय क्षेत्र लगाया। दोनों क्षेत्रों में डिफरेंस आप पा रहे होगे। यहाँ पे जो आपका, यहाँ आप जानते हो किसी भी चुंबक के सिरों पे तीव्रता क्या होती है, अधिक होती है चुंबकीय क्षेत्र की, ठीक। तो आप जानते हो चुंबक का सिरा यहाँ और यहाँ पे है, इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे और यहाँ पे तीव्रता क्या होगी, अधिक होगी। अच्छा, इसी प्रकार यहाँ पे हो, दोनों सिरे पास पास लगभग मिड में रखे हैं, तो इसका मतलब क्या, यहाँ पे तीव्रता क्या होगी, अधिक होगी। आप यूं कह सकते हो इस डायग्राम में किनारों पर तीव्रता अधिक होगी और मध्य भाग में तीव्रता कम होगी। और इस डायग्राम में आप देखना मध्य भाग में तीव्रता अधिक होगी और किनारों पर तीव्रता कम होगी। तो अभी हमने क्या बताया, अधिक तीव्रता वाले भाग से प्रतिकर्षित होंगे, तो जो प्रतिकर्षित होंगे वो बर्तन के बाहर जा नहीं सकते, तो उनकी मजबूरी है कहाँ पहुंच जाएंगे, फिर जहाँ पे तीव्रता कम होगी वहां पहुंच जाएंगे। आप देखना किनारों पर तीव्रता अधिक है तो यहां से क्या डिस्प्लेस हुए, यहां से डिस्प्लेस हुए, और मध्य भाग में तीव्रता क्या कम है तो डिस्प्लेस होकर मध्य भाग में आ गए, मध्य भाग आपका ऊपर हो गया, ऊंचा हो गया। अब इस डायग्राम में आ जाओ, मध्य भाग में तीव्रता क्या अधिक है और किनारों पर तीव्रता कम है, तो मध्य भाग से क्या प्रतिकर्षित हुआ और कहां पे, आप जानते हो बर्तन के बाहर जा नहीं सकता है, तो कहां, किनारों पे आ गया, तो किनारा यहां पे क्या उठ गया और मध्य भाग आपका यहां पे क्या धंसा हुआ है। उसी प्रकार आप इधर देखना, अनुचुंबकीय पदार्थ है, जब तक नीचे कोई क्षेत्र नहीं है तब तक लेबिल बिल्कुल समतल है, ठीक। नीचे हमने क्या, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लगाया, यहाँ पे इस प्रकार आपका चुंबकीय क्षेत्र लगाया कि किनारों पर तीव्रता क्या अधिक है और मध्य भाग में तीव्रता कम है, और यहाँ पे आप देख रहे हो मध्य भाग में तीव्रता अधिक है और किनारों पे कम है। तो आप जानते हो अनुचुंबकीय पदार्थ है ना, तो ये क्या हुआ, जो जहाँ पे अधिक तीव्रता होगी वहाँ के पाउडर को या फिर वहाँ के पदार्थ को तो अपनी जगह पर रोके रहेगा, और जहाँ पे तीव्रता कम होगी वहाँ से भी आकर्षित कर लेगा। तो आप देखो मध्य भाग में तीव्रता क्या कम है, ठीक, तो मध्य यहाँ पे, और किनारों पर तीव्रता क्या अधिक है, तो किनारा वाला तो यहीं पे रहा, मध्य भाग वालों को भी उसने क्या किया, आकर्षित कर लिया, इसलिए किनारों पर यहाँ पे क्या हुआ, उठ गया। उसी प्रकार यहाँ पे आप देखना मध्य भाग में तीव्रता अधिक है और किनारों पर तीव्रता कम है, तो मध्य भाग का जो पाउडर था वो तो यहीं पे है, किनारों को भी उसने क्या किया, आकर्षित कर लिया, और इसीलिए मध्य भाग में आपका यहाँ पे क्या उठा हुआ है लेवल। ये आपने देखा डिफरेंस। और डिफरेंस आपको दिखाएं, अगर मान लो कोई प्रतिचुंबकीय घोल है, आपको याद होगा शुरू में हमने ठोस, द्रव, गैस तीनों में एग्जांपल दिया है आपको, प्रतिचुंबकीय पदार्थों में भी और अनुचुंबकीय पदार्थों में भी, ठीक। अगर हम कोई यू आकार की नली ले लें, दोनों मुंह खुला हुआ है, ये भी मुंह खुला, ये भी मुंह खुला, ठीक, और उसमें कोई प्रतिचुंबकीय घोल भर दें। उसी प्रकार यहाँ पे आप देखना हमने यू आकार की नली लिया और इसके अंदर कोई अनुचुंबकीय घोल भर दिया, ये भी मुंह खुला, ये भी मुंह खुला, तो दोनों तरफ से प्रेशर क्या होगा, बराबर होगा। ऐसी दशा में द्रव का तल क्या होगा, बराबर होगा। आप इस डायग्राम में देखो, जहां पे तल इसका उसी के सामने यहाँ पे तल, इस डायग्राम में आप देखना जहां पे तल इसका उसी के ठीक सामने यहाँ पे तल, ठीक। अब नली के किसी एक भुजा पे अगर प्रबल तीव्रता का चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न कर दे, आप देखो मान लो इस भुजा को पकड़ा और यहां पे हमने क्या किया, प्रबल तीव्रता का चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न किया, डायग्राम यहाँ पे ये, ठीक। तो क्योंकि प्रतिचुंबकीय पदार्थ का घोल है, तो आप जानते हो यहां से क्या, यहां तीव्रता प्रबल है तो यहां से क्या प्रतिकर्षित होगा, और जब प्रतिकर्षित होगा तो आप जानते हो यहां पे लेवल क्या नीचे हो गया, और जब लेवल यहां पे नीचे होगा तो यहां पे लेवल क्या होगा, ऊपर हो जाएगा, जैसा कि डायग्राम में दिखाया गया। उसी प्रकार आप यहां पे देखना, जब तक कोई क्षेत्र नहीं तब तक लेवल बराबर है। हमने क्या किया, इस भाग में प्रबल तीव्रता का चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न किया, डायग्राम यहां पे देखो आप, ठीक, क्योंकि अनुचुंबकीय पदार्थ है तो ये क्या करेगा, इधर से भी क्या करेगा, आकर्षित कर लेगा, तो यहाँ पे लेवल क्या उठ गया, और जब यहाँ पे लेवल उठेगा तो बट नेचुरल यहाँ पे लेवल क्या गिर जाएगा। ये भी आपने एग्जाम्पल देखा। और आपको समझाएं, अपेक्षिक चुंबकशीलता, देखो प्रतिचुंबकीय पदार्थों की जो अपेक्षिक चुंबकशीलता होती है म्यू आर, इसका मान हमेशा 1 से थोड़ा कम होता है। किसके लिए, प्रतिचुंबकीय पदार्थों के लिए। और अनुचुंबकीय पदार्थों में क्या होता है, इसी अपेक्षिक चुंबकशीलता म्यू आर का मान 1 से थोड़ा अधिक होता है।
इस प्रकार से अभी तक आप देख रहे थे प्रतिचुंबकीय पदार्थ और अनुचुंबकीय पदार्थ में अंतर, या आप यूं कहो प्रतिचुंबकत्व और अनुचुंबकत्व में अंतर, डिफरेंस। इसके बाद नेक्स्ट हेडिंग हम चलते हैं। हम आपको यह समझाने जा रहे हैं कि आखिर चुंबकत्व की प्रॉपर्टी उत्पन्न कैसे होती है। चुंबकत्व का परमाणुवीय मॉडल। हम जानते हैं कि प्रत्येक पदार्थ अति सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है, जिसे आप क्या कहते हो, अणु कहते हो, मॉलिक्यूल। ये अणु विभिन्न परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं। परमाणुओं में धनावेशित नाभिक होता है, ऋणावेशित इलेक्ट्रॉन होता है, और इलेक्ट्रॉन नाभिक के परितः विभिन्न कक्षाओं में लगातार चक्कर लगाता रहता है। और आप जानते हो इलेक्ट्रॉन जब नाभिक के परितः चक्कर लगाता है तो दो प्रकार का मोशन एक साथ करता है, स्पिन मोशन और दूसरा ऑर्बिटल मोशन। जैसे ये इलेक्ट्रॉन है, यहां पे नाभिक है बीच में, ठीक, इसको चक्कर लगाना है तो ये ऐसे केवल चक्कर नहीं लगाता, वो ऐसे, ये ऐसे ऐसे ऐसे, ये, ठीक। तो ये जो मोशन आप देख रहे हो दैट इज नोन एज ऑर्बिटल मोशन, कक्षीय गति। और ये जो मोशन आप देख रहे हो दैट इज नोन एज स्पिन मोशन, इसको हम क्या बोलते हैं, चक्रण गति, ठीक। इलेक्ट्रॉनों के कक्षीय गति के कारण भी चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न होता है, और इलेक्ट्रॉनों के चक्रण गति के कारण भी चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न होता है। लेकिन चक्रण गति के कारण जो चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न होता है उसकी तुलना में कक्षीय गति के कारण जो चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न होता है उसका मान बहुत कम या लगभग उपेक्षणीय होता है। तो चुंबकत्व की प्रॉपर्टी मुख्यतः इलेक्ट्रॉनों के स्पिन मोशन के कारण होती है, चक्रण गति के कारण, ठीक। हम समझाने के लिए एक एग्जांपल लेते हैं, लोहा, ठीक। आप जानते हो Fe परमाणु क्रमांक कितना, 26। तो आप जानते हो नाभिक में कितने प्रोटॉन, 26, और नाभिक के परितः कितने इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाएंगे, 26, ठीक। अगर इस पर डीएफ में इसको हम ब्रेक करें तो आप जानते हो 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10। आप टोटल काउंट करो, 6 + 2 + 6 + 2 + 6 + 2 + 2, टोटल कितना आएगा, 26, ठीक। ये इलेक्ट्रॉनों का एसपीडीएफ में डिस्ट्रीब्यूशन आपको यहां पे दिखाया गया। अच्छा, एक जानकारी आपको दें, नाभिक के परितः जब इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है तो अपना पेयर बना के चक्कर लगाता है, युग बना के चक्कर लगाता है, ठीक। और पेयर में एक इलेक्ट्रॉन अगर क्लॉकवाइज है तो दूसरा इलेक्ट्रॉन क्या होता है, एंटी क्लॉकवाइज होता है। जैसे आपको दिखाएं, एक आपका इस प्रकार से पेयर है इलेक्ट्रॉन का, ठीक। तो अगर एक इलेक्ट्रॉन अगर इस प्रकार चक्कर लगाएगा और चक्कर क्या बल्कि स्पिन मोशन करेगा तो दूसरा वाला इस प्रकार से स्पिन मोशन करेगा। ये इस चीज का आप ध्यान में देना, ऐसे, ये ऐसे, जस्ट अपोजिट, ठीक। तो ऐसी कंडीशन में किसी एक इलेक्ट्रॉन के स्पिन मोशन के कारण जो भी चुंबकीय आघूर्ण जिधर उत्पन्न होगा युग्म के दूसरे इलेक्ट्रॉन के कारण उतना ही चुंबकीय आघूर्ण परंतु विपरीत दिशा में उत्पन्न होगा, जिससे परिणामी चुंबकीय आघूर्ण क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। समझते हैं इसमें, ये लोहे का नाभिक हो गया, ठीक। सबसे पहले कितना, 1s2, ठीक। तो आप देखो n = 1 और इस प्रकार से हमने एक लाइन खींच दिया है यहां पे, आप देखना ये s कोष हो गया, ठीक। अच्छा, फिर आप देखो n = 2 कोष का ये s उपकोष है, n = 2 कोष का ये p उपकोष है, उसी प्रकार n = 3 कोष का ये s उपकोष है, n = 3 कोष का ये p उपकोष है, n = 3 कोष का ये d उपकोष है। उसी प्रकार n = 4 कोष का ये आपका s उपकोष है। आप पूछोगे आगे क्यों नहीं बनाया, तो पूछने से पहले यहां भी तो आप देख लो आगे होना चाहिए। आप आगे चलो, 1s2, यानी कि आप यूं कह सकते हो n = 1 कोष के s उपकोष में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2। तो दोनों इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, अपना पेयर बना के ऐसे चक्कर लगाएंगे, ऐसे, ध्यान देना आप इस प्रकार से। आप सुनो, जैसे एक आपका इस प्रकार से ऐसे जा रहा है, ये क्या हुआ, क्लॉकवाइज, तो दूसरा इस प्रकार से ऐसे, ये क्या, एंटी क्लॉकवाइज, ठीक। और सेम वेलोसिटी से, तो अभी हमने आपको समझाया जितना चुंबकीय आघूर्ण ये उत्पन्न करेगा जिस किसी दिशा में, उतना चुंबकीय आघूर्ण ये भी उत्पन्न कर देगा विपरीत दिशा में, परिणामी चुंबकीय आघूर्ण क्या होगा, शून्य होगा। तो आप यहां पे देखना n = 1 कोष के s उपकोष में कितने, 2 इलेक्ट्रॉन, डायग्राम में आओ, n = 1 कोष के s उपकोष में कितने, 2 इलेक्ट्रॉन, तो एक इलेक्ट्रॉन इसमें ऐसे ही, ये लो, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में स्पिन मोशन कर रहा है, तो दूसरा इलेक्ट्रॉन यहां पे ऐसे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में यहां पे क्या, स्पिन मोशन कर रहा है। तो जितना चुंबकीय आघूर्ण इसने उत्पन्न किया जिस किसी दिशा में, उतना चुंबकीय आघूर्ण इसने उत्पन्न कर दिया विपरीत दिशा में, परिणामी चुंबकीय आघूर्ण क्या, 0। दोनों ने एक दूसरे के चुंबकीय प्रभाव को क्या किया, निरस्त कर दिया। n = 2 कोष में आओ, इसके s उपकोष में देखो कितने, 2 इलेक्ट्रॉन हैं, ठीक। तो फिर वही कहानी जो भी आपने सुनी, एक इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज, एक इलेक्ट्रॉन एंटी क्लॉकवाइज, ठीक। तो जितना चुंबकीय आघूर्ण इसने उत्पन्न किया जिधर, उतना चुंबकीय आघूर्ण इसने उत्पन्न कर दिया परंतु विपरीत दिशा में, परिणामी चुंबकीय आघूर्ण शून्य। दोनों ने एक दूसरे को चुंबकीय प्रभाव को क्या किया, निरस्त किया। अच्छा, n = 2 कोष के p उपकोष में देखो कितना, 6 इलेक्ट्रॉन है, ठीक। तो आप जानते हो जब 6 इलेक्ट्रॉन है तो 3 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे क्या क्लॉकवाइज, जो 3 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे क्या, एंटी क्लॉकवाइज। तो आप देखो ये लो, 3 इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज और 3 इलेक्ट्रॉन एंटी क्लॉकवाइज, ठीक।
तो इन तीनों ने मिलके जितना चुंबकीय आघूर्ण जिस किसी दिशा में उत्पन्न किया, ठीक, इसने उतना ही चुंबकीय आघूर्ण परंतु विपरीत दिशा में उत्पन्न किया। परिणामी चुंबकीय आघूर्ण क्या हो गया? शून्य हो गया। दोनों ने एक दूसरे के चुंबकीय प्रभाव को निरस्त कर दिया। ठीक, n बराबर 3 कोस में आओ, इसके s उपकोष में। तो n बराबर 3 कोस के s उपकोष में कितने? 2 इलेक्ट्रॉन है। ठीक, तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे क्लॉकवाइज और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज। ठीक, और वही कंडीशन जो भी आपने देखा, एक दूसरे के चुंबकीय प्रभाव को क्या करेंगे? निरस्त करेंगे। अब n बराबर 3 कोस के p उपकोष में आ जाओ। तो n बराबर 3 कोस के p उपकोष में कितने? 6 इलेक्ट्रॉन है। ठीक, तो आप यहाँ पे आ जाओ, 3 इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज तो 3 इलेक्ट्रॉन एंटी क्लॉकवाइज, इन दोनों ने एक दूसरे के चुंबकीय प्रभाव को निरस्त कर दिया। परिणामी चुंबकीय आघूर्ण क्या हो गया? शून्य हो गया। ठीक, n बराबर 4 कोस के s उपकोष में आ जाओ। तो n बराबर 4 यही तो है, 4s2। कितने इलेक्ट्रॉन? 2। तो एक इलेक्ट्रॉन ये क्लॉकवाइज और एक इलेक्ट्रॉन एंटी क्लॉकवाइज। ठीक, तो जितना चुंबकीय आघूर्ण इसने उत्पन्न किया जिस किसी दिशा में, उतना चुंबकीय आघूर्ण इसने भी उत्पन्न किया परंतु विपरीत दिशा में। परिणामी चुंबकीय आघूर्ण क्या? शून्य। दोनों ने एक दूसरे के प्रभाव, चुंबकीय प्रभाव को निरस्त कर दिया। आपको एक तो छूट गया, छूट नहीं कि जानबूझ के हमने रोका था, अब ले रहे हैं उसको लास्ट में। ठीक, ये क्या है? कौन सा है? देखो, n बराबर 3 कोस का d उपकोष है। आप यहां पे आओ, n बराबर 3 कोस का d उपकोष। ठीक, तो यहां पे d है कहां? आप देखो ये। ठीक, n बराबर 3 कोस का d उपकोष, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है? 6। आप जानते हो हुंड का रूल आपने पढ़ा है। ठीक, अगर यहां पे 6 देखना किस प्रकार से, यहां 3 आपका नहीं बटेगा, 3 क्लॉकवाइज 3 एंटी क्लॉकवाइज नहीं होगा, 6 है ना। तो आप जानते हो इस प्रकार से, ऐसे ऐसे। ठीक, आप देखना ऐसे। ठीक, तो आप जानते हो जब फिलअप करते हैं यहाँ पे, तो पहले आपका जैसे 6 इलेक्ट्रॉन हमको फिल करने हैं। ठीक, तो एक आपका इस प्रकार से ऐसे, ये और फिर ये। ठीक, आपको समझे डी में अधिकतम कितने हो सकते हैं? 10। तो आप जानते हो 5 कॉलम हमने बनाए यहाँ पे, सब में मैक्सिमम कितने? 2-2 हो सकते हैं। तो ऐसा नहीं कि आपका 3 भर देंगे बाकी 2 खाली रहेगा, हुंड का नियम आपने पढ़ा है। तो यहाँ पे पहले आपका भरा गया एक 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 एक, यहाँ पे एक, कितना? 5, और फिर 6 है ना। फिर यहाँ से आपका यहाँ पे युग बनना शुरू हुआ, तो आपका यहाँ पे हुआ 6 पूरे हो गए, बाकी आपका यहाँ पे क्या? अयुग्मित होगा, अनपेयर्ड होगा। ठीक, तो अगर आप देखते हो यहाँ पे, तो आप देख रहे हो 5 इलेक्ट्रॉन, इसको हम कलर चेंज करके दिखा दें। आप देखो 5 इलेक्ट्रॉन तो किसी एक डायरेक्शन में और एक इलेक्ट्रॉन अपोजिट डायरेक्शन में। ठीक, तो ऐसी कंडीशन में ये पांचों मिलके जितना चुंबकीय आघूर्ण जिस किसी दिशा में उत्पन्न करेंगे, तो यहाँ पे एक अकेला ही तो विपरीत दिशा में उत्पन्न करेगा। तो एक अकेला क्या करेगा? इसके एक के प्रभाव को निरस्त कर देगा, लेकिन बाकी 4 का तो प्रभाव यहाँ पे रहेगा। और जब 4 का प्रभाव यहाँ पे रहेगा, तो इसका मतलब क्या हुआ कि लोहे का परमाणु है, लोहे के परमाणु में कुछ न कुछ परिणामी चुंबकीय आघूर्ण अवश्य मिलेगा। निष्कर्ष का निकला, लोहे का प्रत्येक परमाणु चुंबक होता है, जबकि लोहे का प्रत्येक टुकड़ा चुंबक नहीं होता। यह भी जवाब मिलेगा आपको इसी वीडियो में लास्ट में। अब इसके बाद हम अनुचुंबकीय पदार्थ की, प्रतिचुंबकत्व की, लौह चुंबकत्व की व्याख्या करने चल रहे हैं। ठीक है, इसकी व्याख्या में आपको आंसर मिल जाएगा यहाँ पे कि लोहे का प्रत्येक परमाणु तो चुंबक होता है, लेकिन लोहे का हर टुकड़ा चुंबक क्यों नहीं होता। इस क्यों का जवाब इस वीडियो के लास्ट में आपको मिलेगा, जब हम लौह चुंबकत्व की व्याख्या कर रहे होंगे। ये आपने देखा चुंबकत्व का परमाणुीय मॉडल। ठीक, अब इसके बाद हम क्रम से अनुचुंबकत्व की व्याख्या करने जा रहे हैं, फिर प्रतिचुंबकत्व की व्याख्या करेंगे, फिर लौह चुंबकत्व की व्याख्या करेंगे। तो पहले हम लेते हैं अनुचुंबकत्व की व्याख्या। अनुचुंबकत्व की व्याख्या, देखो अनुचुंबकत्व का गुण ऐसे पदार्थों में पाया जाता है जिसके प्रत्येक परमाणु का कुछ न कुछ चुंबकीय आघूर्ण अवश्य होता है। आप देखो डायग्राम ध्यान से, ये जितने भी दिखाए गए परमाणु को चुंबकीय आघूर्ण, परमाणु को चुंबकीय आघूर्ण, परमाणु को चुंबकीय आघूर्ण, परमाणु को चुंबकीय आघूर्ण, जितने भी डायग्राम दिखाए गए यहाँ पे अंदर, यहाँ पे डायग्राम में दिखाने की कोशिश करी गई है, सबके सब प्रत्येक परमाणु का या परमाणु का चुंबकीय आघूर्ण दर्शाया गया। लेकिन सामान्य दशा में सभी का चुंबकीय आघूर्ण क्या? सभी संभव दिशाओं में है, अस्त व्यस्त ध्वस्त जो भी कह लो है। प्रत्येक परमाणु का चुंबकीय आघूर्ण किसी न किसी पड़ोसी परमाणु के चुंबकीय आघूर्ण से निरस्त हो जा रहा है, और यही कारण है कि सामान्य दशा में परिणामी चुंबकीय आघूर्ण क्या? शून्य निकलता है। सामान्य दशा में ये पदार्थ चुंबकत्व के किसी भी गुण को परिलक्षित नहीं कर पाते हैं। लेकिन जब इसको हम किसी प्रबल तीव्रता के चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं, अब देखो n पोल इधर, s पोल इधर, ठीक, तो जब किसी प्रबल तीव्रता के चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं तो इसके अधिकांश परमाणु घूर्णित होकर, मतलब घूमकर वायु चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में आ जाते हैं। और जब अधिकांश परमाणु वायु चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में आ जाएंगे तो अब इनका परिणामी चुंबकीय आघूर्ण शून्य नहीं होगा, बल्कि कुछ न कुछ परिणामी चुंबकीय आघूर्ण मिलेगा। और किधर मिलेगा? वायु चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में मिलेगा। और यही कारण है कि इन पदार्थों को जब किसी चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं तो ये वायु चुंबकीय क्षेत्र की ही दिशा में मामूली से चुंबकित हो जाते हैं। प्रतिचुंबकत्व की व्याख्या,
देखो, प्रतिचुंबकत्व का गुण प्राय ऐसे पदार्थों में पाया जाता है जिसके अधिकांश इलेक्ट्रॉन अपना युग्म बना के, पेयर बना के गतियां करते हैं। किसके? नाभिक के परितः। एक डायग्राम के माध्यम से इसी बात को दिखाया जा रहा है। ये जो ब्लू कलर से आप देख रहे हो, डिस्क देख रहे हो, ये मान लो कोई इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन ये, दूसरा इलेक्ट्रॉन ये, और दोनों इलेक्ट्रॉन अपना यहाँ पे क्या युग्म बनाए हुए हैं। बेहतर समझ में आ जाए इसलिए बहुत बड़ा करके दिखाया गया डायग्राम। ठीक है, अब आप इमेजिन करो इलेक्ट्रॉन इतना बड़ा दिखाया गया तो कै गुना होगा। ठीक, आप आगे देखना। अच्छा, युग्म का एक इलेक्ट्रॉन अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में स्पिन मोशन करेगा तो दूसरा इलेक्ट्रॉन क्या होगा? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में स्पिन मोशन करेगा। तो किसी एक इलेक्ट्रॉन के कारण जितना चुंबकीय गुण जिस किसी दिशा में उत्पन्न होगा, दूसरे इलेक्ट्रॉन के कारण उतना ही चुंबकीय गुण परंतु विपरीत दिशा में उत्पन्न हो जाएगा। परिणामी चुंबकीय गुण क्या होगा? शून्य होगा। और यही कारण है कि समान दशा में ये पदार्थ चुंबकत्व के किसी भी गुण को परिलक्षित नहीं करते हैं। इसी बात को यहां पे दिखाया जा रहा है, ध्यान से देखना। ये इलेक्ट्रॉन, एरो मार्क आप ध्यान देना यहां पे, ठीक है, इधर की तरफ है, मतलब ऐसे मोशन कर रहा है, ऐसे ऐसे, और ये वाला इलेक्ट्रॉन ऐसे, ये। ठीक, अब देखो ये स्पिन मोशन है बेटा, आप समझना, ये इलेक्ट्रॉन पूरा है तो ये ऐसे मोशन कर रहा है और ये वाला इलेक्ट्रॉन ऐसे मोशन कर रहा है। ठीक, आपको होता है कि नियम होता है इस प्रकार से, धारा की दिशा में चारों उंगली को लाओ ऐसे, तो अंगूठा क्या होता है? चुंबकीय आघूर्ण की दिशा को व्यक्त करता है। तो चाहे उसी नियम को लगा दिया जाए। आप देखना यहाँ पे सारे इलेक्ट्रॉन आपके यहाँ पे क्या ऐसे मोशन कर रहे हैं, तो अगर ऐसे मोशन करें, चारों उंगली में ऐसे लेके आए तो चुंबकीय आघूर्ण किधर हुआ? इधर की ओर। ठीक, आप देखो इसके मोशन के कारण आपका चुंबकीय गुण इधर हो गया, जिसको किससे? कैपिटल M1 से लिखा गया। उसी प्रकार यहां पे आओ, ये आपका इलेक्ट्रॉन क्या ऐसे मोशन कर रहा है, तो चारों उंगली अगर ऐसे घुमाएंगे तो अंगूठा हमारा किधर? इधर की तरफ आएगा, इसीलिए इसके कारण चुंबकीय गुण इधर की ओर दिखाया गया। ठीक, सामान्य दिशा में इसके स्पिन मोशन की वेलोसिटी v1 और इसके स्पिन मोशन की वेलोसिटी v2 दोनों परिमाण में क्या होंगे? बराबर होंगे, दोनों बराबर होंगे। ठीक, v1 बराबर v, v2 बराबर v। तो निश्चित रूप से चुंबकीय गुण M1 M2 भी क्या होंगे? परिमाण में बराबर होंगे। ठीक, और दिशा में परस्पर क्या विपरीत है, इसलिए परिणामी चुंबकीय गुण क्या होगा? शून्य होगा। डेल्टा M का मान क्या? शून्य है। और यही कारण है कि सामान्य दशा में ये पदार्थ चुंबकत्व के गुण को परिलक्षित नहीं करते। ठीक, जब इन्हीं को हम किसी प्रबल तीव्रता के चुंबकीय क्षेत्र में लाते हैं, दिखाने के लिए आप देखो यहाँ पे N पोल दिखाया गया, यहाँ पे S पोल दिखाया गया। प्रबल तीव्रता का चुंबकीय क्षेत्र है किधर? फ्रॉम N पोल टू S पोल, और ये पूरा सिस्टम उतार के इन दोनों के बीच में ला दिया गया, चुंबकीय क्षेत्र में लाया गया। ठीक, तो ऐसी दशा में V2 का मान बढ़ जाता है, और जब V2 बढ़ेगा तो M2 का मान बढ़ जाएगा, और V1 का मान क्या? घट जाता है। ठीक, तो M1 का मान, तो V1 का मान घटेगा तो आप जानते हो M1 का मान घट जाएगा। तो ऐसी दशा में अब डेल्टा M का मान 0 नहीं होगा, बल्कि डेल्टा M बराबर कितना? बड़े में छोटा घटाओ, M2 माइनस M1, और किधर की ओर? बड़े वाले की तरफ। M2 बड़ा है ना, इधर की ओर। और यही कारण है कि जब इन पदार्थों को किसी बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं तो ये क्षेत्र किधर है? N पोल टू S पोल, उधर की तरफ, क्षेत्र के विपरीत दिशा में मामूली से चुंबकित हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि परिणामी चुंबकीय गुण किधर निकल रहा है? इधर की ओर। इधर की ओर क्यों निकल रहा है? क्योंकि M2 बड़ा है, M1 छोटा है। M2 क्यों बड़ा है? क्योंकि V2 बड़ा है, V1 छोटा है। ठीक, तो इस प्रकार से आप देख रहे हो कि जब किसी चुंबकीय क्षेत्र में रखा गया तो क्षेत्र की विपरीत दिशा में मामूली से चुंबकित हो गए। ये प्रतिचुंबकत्व की व्याख्या हुई। इस प्रकार से आपने प्रतिचुंबकत्व की व्याख्या देखी, अनुचुंबकत्व की व्याख्या आपने देखा। अब हम आते हैं लौह चुंबकत्व की व्याख्या। लौह चुंबकत्व की व्याख्या, अभी 2-3 हेडिंग पहले हमने आपको समझाया था, चुंबकत्व का परमाणु मॉडल, जिसमें हमने आपको पूरा स्ट्रक्चर दिखाया था लोहे का। आपने देखा था, हमने समझाया भी था आपको वहां पे कि देखो लोहे का प्रत्येक परमाणु चुंबक होता है। हमने ये भी आपसे कहा था कि फिर भी लोहे का प्रत्येक टुकड़ा चुंबक क्यों नहीं होता, इसका जवाब आपको आगे मिलेगा। तो फिलहाल ये हेडिंग आपका आ चुका, इसी में आपको लास्ट में आपको जवाब मिलेगा कि प्रत्येक परमाणु के चुंबक होते हुए भी लोहे का प्रत्येक टुकड़ा चुंबक क्यों नहीं होता। देखो लौह चुंबकत्व की व्याख्या जानते हो, ये डोमेन सिद्धांत है। डोमेन सिद्धांत क्या होता है ये भी आप पढ़ोगे और इसकी व्याख्या भी करी जाएगी। देखो लोहे की खासियत होती है, ठीक है, कि लोहे के प्रत्येक परमाणु में कुछ ना कुछ चुंबकीय आघूर्ण अवश्य होता है। यह बात जबरदस्ती नहीं आपको थोपी जा रही है। आप 2-3 हेडिंग पहले चलो, चुंबकत्व का परमाणु मॉडल, लोहे का हमने Fe का परमाणु क्रमांक कितना 26, इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी 26, sp-df आपका प्रोसेस है, उसको हमने आपका अलग अलग उसका कोष उपकोष दिखाते हुए हमने आपको समझाया था कि लोहे के प्रत्येक परमाणु में कुछ ना कुछ चुंबकीय आघूर्ण अवश्य होगा। लोहे के टुकड़े का गुण होता है या लोहे का गुण होता है, ठीक है, कि इसके अंदर जो परमाणु होते हैं वो अलग अलग समूहों में बटे होते हैं, ग्रुप, समूह जो भी कह लो, और उसी को टेक्निकल लैंग्वेज में हम क्या कहते हैं, डोमेन। ठीक, और प्रत्येक डोमेन में लगभग 10⁻17 से 10⁻21 परमाणु होते हैं और सभी परमाणुओं का चुंबकीय आघूर्ण एक ही दिशा में होता है। इस डायग्राम को जरा ध्यान से देखना। लोहे का एक क्रिस्टल हमने लिया, ठीक, इसके अंदर परमाणु अलग अलग समूहों में विभक्त हैं, या टेक्निकल लैंग्वेज में कहें अलग अलग डोमेनों में विभक्त हैं।
आप देखो जैसे एक डोमेन ये, 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 इस प्रकार से तमामों डोमेन है। ठीक, अच्छा, और प्रत्येक डोमेन में कितने परमाणु होंगे? 10 की घात 17 से 10 की घात 21 परमाणु होंगे। और किसी एक डोमेन में जितने परमाणु होंगे, मतलब इतने, उन सभी का चुंबकीय आघूर्ण क्या होगा? एक ही दिशा में होगा। और यही कारण है कि प्रत्येक डोमेन का कुछ ना कुछ परिणामी चुंबकीय आघूर्ण होता है। ठीक, जैसे आपको दिखाएं, यहां पे आओ, इसमें आप जानते हो ये भी एक छोटा सा डोमेन। ठीक, इसमें कितने परमाणु? 10 की घात 17 से 10 की घात 21, और सभी परमाणुओं का चुंबकीय आघूर्ण क्या एक ही दिशा में है। तो अगर आपसे पूछें कि बता इस डोमेन का चुंबकीय आघूर्ण किधर होगा, तो आप ये दिखाओगे। ये एक डोमेन है, इसमें भी 10 की घात 17 से 10 की घात 21 परमाणु है, सभी परमाणुओं का चुंबकीय आघूर्ण क्या एक ही दिशा में है। तो अगर आपसे कहें कि इस डोमेन का चुंबकीय आघूर्ण किधर होगा, तो इधर हो गया। उसी प्रकार इसका चुंबकीय आघूर्ण किधर? इधर हो गया। उसी प्रकार इसका चुंबकीय आघूर्ण इधर हो गया। उसी प्रकार इसका चुंबकीय आघूर्ण इधर हो गया। ठीक, जितने भी डोमेन है आप देखना, सबका चुंबकीय आघूर्ण आपका इस प्रकार से हमने दिखाया, ऐसे। ये लो, ठीक, ये आप देख रहे हो, ये आप देख पा रहे हो। ठीक है, आप इधर देखना, ऐसे। ठीक, एक डोमेन ये हो गया। ठीक, कितने परमाणु? 10 की घात 17 से 10 की घात 21, और सभी के चुंबकीय आघूर्ण क्या नीचे की तरफ। तो पूरे पूरे डोमेन का चुंबकीय आघूर्ण भी किधर हो गया? नीचे की ओर। ठीक, उसी प्रकार यहाँ पे, और ये डोमेन इधर। ठीक, उसी प्रकार से ये डोमेन इधर, उसी प्रकार से ये डोमेन इधर, और उसी प्रकार से ये डोमेन इधर। ठीक, आप देख रहे हो प्रत्येक डोमेन का कुछ ना कुछ चुंबकीय आघूर्ण है। क्यों? क्योंकि आप जानते हो जितने भी 10 की घात 17 से 10 की घात 21 परमाणु है, सभी के चुंबकीय आघूर्ण एक ही दिशा में है, तो परिणामी चुंबकीय आघूर्ण भी उसी दिशा में होगा। तो ऐसी दिशा में आप देख रहे हो लोहे का क्रिस्टल या लोहे का टुकड़ा है, डोमेनों में क्या विभक्त है, मतलब क्या समूहों में विभक्त है। प्रत्येक समूह में 10 की घात 17 से 10 की घात 21 परमाणु है, और किसी एक डोमेन में जितने भी परमाणु हैं सभी का चुंबकीय आघूर्ण एक ही दिशा में है। इसलिए प्रत्येक डोमेन का अर्थात प्रत्येक समूह का कुछ न कुछ चुंबकीय आघूर्ण है। ठीक, अब ये जो चुंबकीय आघूर्ण है प्रत्येक डोमेन का किसी निश्चित दिशा में नहीं है, बल्कि आप यूं कह सकते हो सभी संभव दिशाओं में है। प्रत्येक डोमेन का चुंबकीय आघूर्ण अपने किसी न किसी पड़ोसी डोमेन के चुंबकीय आघूर्ण से निरस्त हो जाएगा। हम ये नहीं करें बिल्कुल बगल में, कुछ दूरी पे सही, जैसे आपको दिखाएं। आप देखना, ये डोमेन है, इसका चुंबकीय आघूर्ण इधर है, तो सटके नहीं, लेकिन कुछ दूरी पे। ये डोमेन है, इसका चुंबकीय आघूर्ण इधर है, तो इसने क्या किया? इसको निरस्त कर दिया। ठीक, कहीं भी आप ले लो, जैसे इस डोमेन को लो, इसका चुंबकीय आघूर्ण नीचे है, तो बगल का डोमेन इसका चुंबकीय आघूर्ण ऊपर है, इसने क्या किया? इसके प्रभाव को निरस्त कर दिया। इसको आप ले लो, इस डोमेन का चुंबकीय आघूर्ण इधर है, इस डोमेन का चुंबकीय आघूर्ण इधर है, इसने क्या किया? इसको निरस्त कर दिया। ठीक, तो प्रत्येक डोमेन अपने किसी न किसी पड़ोसी डोमेन के चुंबकीय आघूर्ण से निरस्त हो जाता है, और यही कारण है कि प्रत्येक परमाणु के चुंबक होते हुए भी लोहे का प्रत्येक टुकड़ा चुंबक नहीं होता है। आप देखो m का मान कितना? 0। आपको आंसर मिला। अब इसी बात को, जैसे डायग्राम थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, टाइम ज़्यादा लगता बनाने में, तो एक सिंप्लीफाई करके आपका एक डायग्राम दिखाया गया। आप देखो, यही लोहे का क्रिस्टल हमने बराबर बराबर 4 भाग में बांट दिया, और 4 डोमेन मान लिया। एक डोमेन ये, दूसरा डोमेन ये, तीसरा डोमेन ये, चौथा डोमेन ये। मान लो इस डोमेन में 10 की घात 17 से 10 की घात 21 परमाणु, और सभी का चुंबकीय आघूर्ण ऊपर। तो जब सभी का चुंबकीय आघूर्ण ऊपर है, तो आप जानते हो इस डोमेन का परिणामी चुंबकीय आघूर्ण भी किधर होगा? ऊपर। उसी प्रकार दूसरा डोमेन, इसमें भी कितने? 10 की घात 17 से 10 की घात 21 परमाणु, और सभी परमाणुओं का चुंबकीय आघूर्ण क्या? उस तरफ है। अतः इस डोमेन का भी परिणामी चुंबकीय आघूर्ण किधर होगा? इधर की तरफ। ठीक, ये एक डोमेन, इसमें भी कितने? 10 की घात 17 से 10 की घात 21 परमाणु, और सभी का चुंबकीय आघूर्ण किधर? नीचे की तरफ है। तो इस पूरे डोमेन का चुंबकीय आघूर्ण किधर होगा? नीचे की तरफ। और उसी प्रकार से इस डोमेन का चुंबकीय आघूर्ण किधर होगा? इधर की तरफ। ठीक, तो इस डोमेन के चुंबकीय आघूर्ण ने इस डोमेन के चुंबकीय आघूर्ण को निरस्त कर दिया। उसी प्रकार इस डोमेन के चुंबकीय आघूर्ण ने इस डोमेन के चुंबकीय आघूर्ण को निरस्त कर दिया। और इस प्रकार से आप जानते हो m बराबर कितना? 0। प्रत्येक परमाणु के चुंबक होते हुए भी लोहे का कोई भी टुकड़ा सामान्य दशा में चुंबक की तरह व्यवहार नहीं करता है। क्यों? क्योंकि m का मान 0 होता है। अब इसको अगर हम किसी चुंबकीय क्षेत्र में रखें, ठीक, तो चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर जानते हो डोमेनों में परिवर्तन होता है, और यह परिवर्तन 2 प्रकार से हो सकता है। एक तो ये प्रकार, और दूसरा ये प्रकार। ठीक, इस प्रकार को हम कहते हैं डोमेनों का विस्तार, और इसको हम कहते हैं डोमेनों का घूर्णन। ठीक, थोड़ा समझना, डोमेन, इसका नाम डोमेनों का विस्तार क्यों पड़ा, इसका नाम डोमेनों का घूर्णन क्यों पड़ा, हर क्यों का आपको आंसर मिलेगा, और कुछ क्यों का छूट जाएगा तो कमेंट में आप हमसे पूछ लेना। ठीक, आप देखना, ये चुंबकीय क्षेत्र हमने दिखाया, ग्रीन कलर से आप देख रहे हो, एन पोल इधर, एस पोल इधर। ठीक है, तो आप जानते हो फ्रॉम एन पोल टू एस पोल चुंबकीय क्षेत्र किधर की ओर? राइट साइड में। तो जब राइट साइड में आपका चुंबकीय क्षेत्र है, उसी में इसको रख दिया गया लोहे के क्रिस्टल को, तो ऐसे डोमेन जिनका चुंबकीय आघूर्ण उस तरफ था, ठीक, ये, ठीक,
इनकी संख्या, इसमें जानते हो इसमें परमाणु की संख्या बढ़ गई, कहीं अलग से परमाणु नहीं है, इसी के कुछ इसमें चले गए, इसके कुछ इसमें चले गए, इसके कुछ इसमें चले गए। ठीक, तो वाय चुंबकीय क्षेत्र किधर है? राइट साइड में। तो राइट साइड में आप जानते हो जो आपका चुंबकीय आघूर्ण वाला जो आपका डोमेन था, इसमें परमाणु की संख्या एक प्रकार से क्या बढ़ गई इधर साइड में। ठीक, आप आगे देखना। अच्छा, इसका चुंबकीय आघूर्ण इधर, इसका चुंबकीय आघूर्ण ऊपर और इसका चुंबकीय आघूर्ण नीचे। ठीक, तो इसने तो इसको निरस्त कर दिया। ठीक, लेकिन ये इसको निरस्त नहीं कर पाया, क्योंकि इसकी अपेक्षा यहां पे इसका एरिया क्या ज्यादा है, डोमेन का विस्तार हो चुका है, इसीलिए इसका नाम पड़ा डोमेनों का विस्तार। ठीक, तो ऐसी दशा में परिणामी चुंबकीय आघूर्ण शून्य नहीं होगा, बल्कि कुछ न कुछ चुंबकीय आघूर्ण मिलेगा। और किधर मिलेगा? वाय चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में मिलेगा। इस केस में यम इज नॉट इक्वल टू 0, यम का मान 0 नहीं है, बल्कि यम का कुछ न कुछ मान प्राप्त होगा। और किधर प्राप्त होगा? वाय चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में प्राप्त होगा। ठीक, अब अगर मान लो कोई बहुत प्रबल चुंबकीय क्षेत्र ले लिया जाए, जैसे ये। ठीक, प्रबल दिखाने के लिए हमने यहाँ पे एन पोल और एस पोल को हमने थोड़ा साइज में बड़ा कर दिया ताकि आपका ध्यान जाए। ठीक, मान लो कोई प्रबल चुंबकीय क्षेत्र में रख दिया, तो जब प्रबल चुंबकीय क्षेत्र में रखेंगे तो जितने भी डोमेन है सब के सब घूम के वाय चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में आ जाएंगे। ये भी आपका इधर और ये भी इधर, और उसी प्रकार से ये डोमेन इधर और ये डोमेन इधर, ये। ठीक, और जब सब के सब वाय चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में आ गए, निश्चित रूप से एम का मान कदापि 0 नहीं होगा, बल्कि कुछ ना कुछ चुंबकीय आघूर्ण मिलेगा, कुछ ना कुछ नहीं बल्कि बहुत कुछ चुंबकीय आघूर्ण मिलेगा। किधर की ओर? वाय चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में। ठीक, और यही कारण है कि जब लोहे के टुकड़े को किसी चुंबक के सिरों के समीप लाए जाते हैं तो जानते हो मामूली से नहीं, अनुचुंबकीय पदार्थ तो बहुत मामूली से आकर्षित होता है, ये बहुत प्रबलता से चुंबकित होते हैं। अंतर क्या? वहां पे एक एक परमाणु की डीलिंग होती है और यहां पे परमाणु नहीं बल्कि एक एक डोमेन की डीलिंग होती है। अगर एक डोमेन अगर आपका घूम गया या एक डोमेन अगर आकर्षित हुआ तो एक दो नहीं 10 की घात 17 से 10 की घात 21 परमाणु आकर्षित हो गए। और यही कारण है कि अनुचुंबकत्व के सारे गुण इसमें पाए जाते हैं, लेकिन अपेक्षाकृत अधिक प्रबलता से पाए जाते हैं। क्यों? क्योंकि आप जानते हो जो भी परिवर्तन होगा यहाँ एक दो परमाणु में नहीं परिवर्तन होता है, पूरे पूरे डोमेन में परिवर्तन होता है। अगर एक डोमेन में परिवर्तन हुआ तो 10 की घात 17 से 10 की घात 21 परमाणुओं में परिवर्तन हो गया। आपको समझाए, अगर सामान्य चुंबकीय क्षेत्र है तो प्राय डोमेनों के विस्तार की घटना होती है, और अगर प्रबल चुंबकीय क्षेत्र है तो फिर आप जानते हो यहाँ पे डोमेनों के घूर्णन की घटना होती है, सबके सब घूम के वाय चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में आ जाते हैं। ठीक, इस प्रकार से आपने लौह चुंबकत्व की व्याख्या देखी। नेक्स्ट टॉपिक है शैथिल्य, धारणशीलता एवं निग्राहिता। इसको आप इंग्लिश में बोलते हो हिस्टेरिसिस। शैथिल्य को, धारणशीलता को रिटेंटिविटी और निग्राहिता को कर्सिविटी। क्या होती है? आपसे बात करें, कोई लोहे का टुकड़ा है, अगर चुंबकीय क्षेत्र में उसको रखते हैं तो चुंबक की तरह व्यवहार करने लगता है, वो चुंबकित हो जाता है। चुंबकीय क्षेत्र से बाहर निकालो तो सामान्य लोहे के टुकड़े की तरह फिर व्यवहार करने लगता है, अगर सामान्य चुंबकीय क्षेत्र है तो। ठीक, देखो क्या क्या प्रोसेस होता है चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर। लोहे को टुकड़े को, लौह चुंबकीय पदार्थ को अगर हम तीव्रता बढ़ाएं तो किस प्रकार से उसमें क्या परिवर्तन होगा, तीव्रता घटाएं तो किस प्रकार से क्या चेंजिंग होगी, इस बात को आप पढ़ने जा रहे हैं। एक ग्राफ हमने बनाया हुआ, पहले ग्राफ के बारे में आपको जानकारी दे दें, फिर हम पढ़ाई शुरू करते हैं। आप देखना, एक्स एक्सिस पे हमने एच को दिखाया, ठीक, और वाई एक्सिस पे हमने कैपिटल आई को दिखाया। ये चुंबकीय तीव्रता, ये चुंबकन तीव्रता। ठीक, जैसे जैसे चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता हम बढ़ाते जाएंगे, एच की वैल्यू लगातार यहाँ पे क्या बढ़ती जाएगी, उसी प्रकार चुंबक हमारा क्या अधिकाधिक चुंबकित होता जाएगा। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता घटाएंगे तो उसके अंदर चुंबकत्व की प्रॉपर्टी क्या लगातार घटती जाएगी। तो क्या क्या परिवर्तन होगा, एच का मान बदलने पे आई का मान किस प्रकार परिवर्तित होगा, ये आप पढ़ाई करने जा रहे हो। मूल बिंदु कैपिटल ओ से जब हम इधर की ओर बढ़ते हैं तो कैपिटल एच की वैल्यू क्या होती बढ़ती है, यानी वह चुंबकीय क्षेत्र जो लौह चुंबकीय पदार्थ को चुंबकित कर रहा है उसकी तीव्रता क्या होती बढ़ती है। और इधर आएंगे तो एच का मान क्या होगा, घटेगा। अच्छा, आप जानते हो मूल बिंदु के इधर आएंगे तो जो चुंबकीय क्षेत्र उसको चुंबकित कर रहा था उसकी दिशा क्या हुई, उलट गई इधर की तरफ। ठीक, और उसी प्रकार से वापस लौटेंगे। आप यहाँ पे देखना, ऊपर चलते हैं तो आई का मान बढ़ता है, नीचे आएंगे तो आई का मान घटेगा, मूल बिंदु पे आई का मान क्या होगा, 0 होगा। उसी प्रकार से नीचे बढ़ेंगे तो आई की दिशा क्या पलट गई। ठीक, अब ग्राफ की शुरुआत करने जा रहे हैं, बिंदु ओ से शुरुआत करेंगे। हम यहाँ पे ये मान के चल रहे हैं कोई लोहे का टुकड़ा है, पहले से उसके अंदर कोई चुंबकत्व की प्रॉपर्टी नहीं है, हम इसीलिए लोहे का टुकड़ा बोल रहे हैं, और उसको किसी चुंबकीय क्षेत्र में हम रखने जा रहे हैं। अच्छा, जिस स्थान पर रखेंगे अभी वहाँ पे क्षेत्र भी नहीं है, अभी उत्पन्न करेंगे वहाँ पे। ठीक, तो कोई लोहे का टुकड़ा है, पहले से कोई चुंबकत्व की प्रॉपर्टी नहीं है, किसी स्थान पे रखा हुआ है, जहाँ पे रखा है वहाँ पे कोई चुंबकीय क्षेत्र भी नहीं है। ठीक, तो लोहे का टुकड़ा है उसके अंदर कोई चुंबकीय क्षेत्र नहीं है, मतलब आई का मान कितना, 0। और जहाँ पे रखा है वहाँ पे कोई चुंबकीय क्षेत्र भी नहीं जो उसको चुंबकित कर सके, मतलब एच का मान भी क्या, 0। यानी कि इस समय हम कहाँ पे, मूल बिंदु ओ पर है। और यहीं से स्टार्ट होगी पढ़ाई आपकी, और इसमें आप समझोगे शैथिल्य क्या होता है,
धारणशीलता क्या होती है और निग्रहिता क्या होती है। देखो ये तीनों ऐसे टर्म है कि खाली एक लाइन की परिभाषा बोल देने से आप नहीं समझ पाओगे जब तक कि पूरी भूमिका इसके पीछे की आपको नहीं मालूम होगी, कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर होगा। ठीक, अक्सर आप लोग कहते हो कि सर आपका नोट्स चाहिए, आज हमने नोट्स भी तैयार कर रखा है, थोड़ी देर के लिए हम हटेंगे, आप स्क्रीनशॉट लेना, पूरा नोट्स अपना तैयार करना इस टॉपिक पे। आप देखना आपके नोट्स से ही पढ़ाई कराने जा रहे हैं। आप देखना इसमें, यदि किसी लौह चुंबकीय पदार्थ को किसी चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं तो वह पदार्थ चुंबकीय प्रेरण के कारण चुंबकित हो जाता है। अभी तक यही तो आपको समझा रहे थे, लोहे के टुकड़े को चुंबकीय क्षेत्र में रखोगे तो चुंबकित होगा, चुंबकीय क्षेत्र से बाहर निकाल लो, चुंबकत की प्रॉपर्टी लगभग खत्म। ठीक, लगभग बोला हमने, ध्यान रखना। अच्छा आप आगे देखना बेटा, तो यदि किसी लौह चुंबकीय पदार्थ को किसी चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं तो वह पदार्थ प्रेरण के कारण, चुंबकीय प्रेरण के कारण चुंबकित हो जाता है। ठीक, अच्छा यदि चुंबकन क्षेत्र की तीव्रता कैपिटल एच को, ठीक है, परिवर्तित करें तो लौह चुंबकीय पदार्थ की चुंबकन तीव्रता कैपिटल आई में भी परिवर्तन होता है। सीधी सी बात, जिस क्षेत्र में आपने रखा है चुंबकीय क्षेत्र में, अगर उसकी तीव्रता को अगर आप बदलोगे तो जो लौह चुंबकीय पदार्थ है उसके अंदर जो चुंबकत की प्रॉपर्टी जिसको आप किसी कैपिटल आई से लिखते हो उसका मान भी क्या होगा, बदलेगा। ठीक, अच्छा उसके बाद देखना, परंतु यह परिवर्तन रेखीय नहीं होता है, मतलब आपको स्ट्रेट लाइन नहीं मिलेगा। आप देखो जितना भी डिजाइन बना हुआ है इसमें कोई स्ट्रेट लाइन नहीं है, तो स्ट्रेट लाइन क्यों नहीं उसका भी इशारा किया गया। आप देखो इसका मुख्य कारण यह है कि लौह चुंबकीय पदार्थों की चुंबकीय प्रवृत्ति, ठीक, जिसको आप काइम से लिखते हो, जिसकी वैल्यू कितनी होती है, कैपिटल आई अपान एच, तथा चुंबकशीलता म्यू से लिखते हो, जिसकी वैल्यू कितनी थी, बी अपान कैपिटल एच। ये नियत नहीं होता बल्कि एच का मान बदलने के साथ साथ बदलता है। आप पूछोगे हम कैसे माने, आप सामने देखो ना, म्यू बराबर क्या, बी अपान एच, तो अब जानते हो एच का मान बढ़ेगा तो म्यू का मान क्या होगा, घटेगा, एच का मान घटेगा तो म्यू का मान क्या होगा, बढ़ेगा, यानी एच के बदलने से म्यू का मान बदला कि नहीं बदला। उसी प्रकार यहाँ पे आओ, काइम बराबर क्या, आई अपान एच, एच का मान बढ़ेगा काइम घटेगा, एच का मान घटेगा काइम बढ़ेगा, तो एच का मान बदलने से काइम का मान बदला कि नहीं बदला। तो आप जानते हो क्योंकि काइम और म्यू का मान उस लौह चुंबकीय पदार्थ के लिए नियत नहीं होता है, और इसीलिए आपका जब यहाँ पे ग्राफ खींचते हैं तो हमको स्ट्रेट लाइन नहीं मिलती बल्कि वक्र मिलता है। ठीक, अब आगे चलते हैं। कैपिटल आई तथा कैपिटल एच के मध्य खींचे गए ग्राफ में बिंदु ओ, ध्यान रखना बिंदु ओ यही है जहां पे एच का मान कितना, 0, और जहां पे आई का मान क्या, 0, मतलब लोहे का टुकड़ा किसी ऐसी जगह रखा है जहां पे अभी कोई चुंबकीय क्षेत्र नहीं है। ठीक, अभी हम उत्पन्न करेंगे बाद में। ठीक, आप आगे देखना, तो कैपिटल आई तथा कैपिटल एच के बाद खींचे गए ग्राफ में बिंदु ओ यह प्रदर्शित करता है कि प्रारंभ में पदार्थ पूर्णतः अचुंबकित है। अचुंबकित का मतलब क्या, लौह चुंबकीय पदार्थ के अंदर चुंबकत की कोई प्रॉपर्टी नहीं है, अर्थात बिंदु ओ पर आई बराबर क्या, 0 है, और एच बराबर क्या, 0 है। नॉर्मल सी बात है, आप पहले ही देख चुके हो। फिर हम चलते हैं, जैसे जैसे एच का मान 0 से बढ़ाया जाता है, ध्यान देना एच का मान यहाँ पे क्या, 0, आई का मान यहाँ पे क्या, 0। ठीक, अच्छा जैसे जैसे एच का मान बढ़ाते हैं, मतलब हम यहाँ बिंदु ओ से किधर, राइट साइड में आगे बढ़ते हैं, तो राइट साइड में आगे बढ़ते हैं तो ये वक्र हमको ऐसे डिजाइनदार मिलता है यहाँ तक। ठीक, इसी बात को कहा जा रहा है। अब देखना, जैसे जैसे एच का मान 0 से बढ़ाया जाता है, आई का मान, ध्यान देना, असमान रूप से, ठीक, असमान रूप से क्यों कहा जा रहा है, क्योंकि समान रूप से अगर बदलता तो यहाँ पे टेढ़ा मेढ़ा वक्र ना मिलता है, एक स्ट्रेट लाइन मिलती। ठीक, तो असमान रूप से बढ़ता जाता है। अच्छा बढ़ता जाता क्यों कहा जा रहा है, आप देखो एच का मान बढ़ाए तो आई ऊपर गया और बढ़ा, एच का मान और बढ़ाए आई का मान और बढ़ा, एच का मान और बढ़ाए आई का मान और बढ़ा, तो वही कहा जा रहा है आपका यहाँ पे कि जैसे जैसे एच का मान 0 से बढ़ाया जाता है, आई का मान असमान रूप से बढ़ता जाता है। ठीक, तथा अंत में पदार्थ चुंबकीय संतृप्त की अवस्था कैपिटल ए में पहुंच जाता है। आप देखो बिंदु ए ये है। ठीक, इस अवस्था को हम क्या बोलते हैं, चुंबकीय संतृप्त की अवस्था। अभी सैचुरेटेड कंडीशन ऑफ मैग्नेटिज्म, आप ध्यान से देखना इसमें, आप जानते हो एच का मान हमने बढ़ाया, आई का मान बढ़ा, एच का मान बढ़ाया पदार्थ और चुंबकित हो गया, आई का मान और बढ़ा, एच का मान बढ़ाया पदार्थ और चुंबकित हो गया। आप जानते हो एच का मान क्या, और एच का मान बढ़ाने पे आई का मान क्या और बढ़ा, हमने एच का मान और बढ़ाया, आई का मान और बढ़ा, और एच का मान जब इतना बढ़ा है तो आई का मान बढ़ के इतना हो गया, कहाँ पे, बिंदु ए पे पहुंच गए। इसके बाद जानते हो क्या हुआ, उसके बाद जब हमने एच का मान बढ़ाया तो आप जानते हो आई का मान नहीं बढ़ता है, बल्कि ये आपका इधर की तरफ आपका स्ट्रेट लाइन पकड़ लेता है ये। ठीक, मतलब आप यूं कह सकते हो इसी अवस्था को हम क्या बोलते हैं, चुंबकीय संतृप्त की अवस्था, मतलब पदार्थ के अंदर जितना मैक्सिमम चुंबकत्व की प्रॉपर्टी आ सकती थी आ चुकी है। अब इससे ज्यादा अगर आप एच का मान बढ़ाओगे तो भी उस पदार्थ के चुंबकत्व पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इस अवस्था को हम क्या बोलते हैं, चुंबकीय संतृप्त की अवस्था। आसानी से आपको समझ में आ जाए, छोटा सा एग्जाम्पल जोड़ते हैं। मान लो कहीं खाना खाने बैठे, ठीक, बढ़िया भोजन आपके सामने आया, खाते गए खाते गए खाते गए। ठीक, आप जानते हो पेट के अंदर मात्रा भी लगातार क्या बढ़ती गई। एक अवस्था ऐसी आएगी जब आप डकार वकार लेना शुरू कर दोगे। ठीक, मतलब क्या, आप कहते हो ना पेट पे हाथ फेर के एकदम तृप्त हो गए, मतलब क्या, संतृप्त हो गए।
ठीक। अच्छा, उसके बाद अगर कोई खाना परोसे तो आप चाहकर भी नहीं खा सकते हो। क्यों? क्योंकि पेट आपका एकदम फुल है। वही बात आपका यहाँ पर भी, आप यूँ कह सकते हो बिंदु ए पर अगर पहुँच गए तो लो चुंबकीय पदार्थ एकदम फुल हो गया, मतलब जितना आपका चुंबकत्व के गुण को धारण कर सकता था कर चुका। अब इसके आगे अगर आप यहाँ पे तीव्रता अगर आप बढ़ाते हो तो आप जानते हो वो और अधिक आपका चुंबकित नहीं हो सकता, आई के मान में और अधिक वृद्धि नहीं हो सकती है। और इसी अवस्था को हम क्या बोलते हैं? चुंबकीय संतृप्ति की अवस्था। ठीक, आप ध्यान से देखना। तो वही हमने आपका यहाँ पे बताया कि अब यदि मतलब क्या, कहाँ की हम बात कर रहे हैं? ए की बात कर रहे हैं। मान लो हम ए पे पहुंच गए, उसके बाद अगर हम एच का मान बढ़ाएं तो आई के मान में कोई परिवर्तन या कोई वृद्धि नहीं होगी। वही कहा जा रहा है, अब यदि एच का मान बढ़ाएं तो भी आई के मान में कोई वृद्धि या कोई परिवर्तन नहीं होता है। ठीक, आप आगे देखना। इसके बाद यदि एच का मान धीरे धीरे घटाएं, ठीक, अब हमने क्या किया? एच का मान घटाना शुरू किया, तो इस उम्मीद में घटाया कि अभी एच का मान घटाएंगे और यही लाइन अभी रिपीट हो जाएगी, लेकिन हम नाउम्मीद हुए। कारण क्या? जब एच का मान घटाया गया तो ये लाइन वापस तो लौटी, लेकिन उसी रास्ते पे उसकी पुनरावृत्ति नहीं हुई, बल्कि एक नया पथ हमको मिल गया। ए से लेके कहाँ पहुंचा? बी पे पहुंचा। बहुत महत्वपूर्ण बात है, ध्यान रखना यहाँ पे। उसी बात को हमने लिखा है यहाँ पे, आप देखना। यदि एच का मान धीरे धीरे घटाएं तो आई का मान भी धीरे धीरे घटता है। ठीक, एच घटा तो आई घटा, लेकिन आगे देखो, परंतु वक्र ओए, यही तो ओए है, परंतु वक्र ओए के विपरीत दिशा में पुनरावृत्ति नहीं होती है। मतलब जब हम एच का मान घटाते हैं तो ये वापस लौटता है, आई का मान घटता है, लेकिन इसी वक्र पे वापस लौट के जीरो नहीं हो पाता है, बल्कि एक नया वक्र मिल जाता है। उसका नाम क्या? ए बी। ठीक, आप आगे देखना, बल्कि एक नया वक्र ए बी प्राप्त होता है। वक्र के इस भाग से स्पष्ट है कि जब एच का मान घटकर, ठीक है, शून्य हो जाता है। आप देखना, इस वक्र की बात कर रहे हैं, इस वक्र में एच का मान शून्य कहाँ? यही तो है, एच का मान शून्य। ठीक, तो जब आप जानते हो एच का मान शून्य हो गया तो आई का मान घट के शून्य नहीं हुआ, बल्कि आई की जगह पे हमको ओ बी मान मिला। ठीक, यानी कि आप यूं कह सकते हो वाय चुंबकीय क्षेत्र समाप्त हो गया, फिर भी पदार्थ के अंदर चुंबकत्व की प्रॉपर्टी आपका उत्पन्न है, मौजूद है, और कितना आई का मान कितना है? ओ बी है। उसी बात को समझाया जा रहा है। आप देखना, बल्कि एक नया वक्र ए बी प्राप्त होता है। वक्र के इस भाग से स्पष्ट है कि जब एच का मान घटकर शून्य हो जाता है तो आई का मान घटकर शून्य नहीं हो पाता है। ठीक, बल्कि इसका मान अब भी ओ बी के बराबर रहता है। ओ बी यही है। ठीक, आप आगे चलो, इसका मतलब समझ पे एक बार फिर आपको समझाएं बेटा कि एच का मान जीरो हो गया, यानी जिस चुंबकीय क्षेत्र ने उसको चुंबकित किया था उसका मान घट के कितना? जीरो हो गया। वो क्षेत्र समाप्त हो गया, खत्म हो गया, लेकिन पदार्थ के अंदर आई का मान आपका वापस जीरो नहीं हो पाया, बल्कि पदार्थ में आई का मान कितना? ओ बी हमको मिला। यानी इतना आपका चुंबकत्व की प्रॉपर्टी पदार्थ के अंदर क्या? अवशेष रह गई। ठीक, तो उसी बात को आपका कहा जा रहा है यहाँ पे। आप देखना, बल्कि अब भी इसका मान ओ बी के बराबर रहता है। कब? जब एच का मान कितना? जीरो हो गया। आप आगे देखना, चुंबकन क्षेत्र एच के, ध्यान देना, चुंबकन क्षेत्र एच के शून्य हो जाने पर पदार्थ में बचे हुए चुंबकत्व को अवशिष्ट चुंबकत्व, या इंग्लिश में इसको हम बोलते हैं रेजिड्यूल आपका मैग्नेटिज्म, ठीक है, कहते हैं। और इसी का दूसरा नाम आप कह सकते हो आप यहाँ पे धारणशीलता। ठीक, या इसको आप कह सकते हो रिटेंटिविटी कहते हैं। मतलब आप यूं कह सकते हो धारणशीलता क्या है? ध्यान देना, लौह चुंबकीय पदार्थ में पहले से चुंबकत्व की कोई प्रॉपर्टी नहीं थी, किसी स्थान पे रखा, जहाँ पे रखा वहाँ पे पहले से कोई क्षेत्र नहीं था, फिर हमने क्षेत्र उत्पन्न किया, क्षेत्र का मान बढ़ाते गए, वो पदार्थ किसी एक दिशा में लगातार चुंबकित होता गया, और हमने क्षेत्र बढ़ाया और चुंबकित हुआ, और क्षेत्र बढ़ाया और चुंबकित हुआ, और एक अवस्था ऐसी है कि जब चुंबकीय संतृप्त की अवस्था आ गई, मतलब पदार्थ को जितना मैक्सिमम चुंबकित हो सकना था वो पदार्थ चुंबकित हो गया। उसके बाद जब हमने एच का मान बढ़ाया तो आप जानते हो आई के मान में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। फिर एच का मान हम घटाने लगे तो एच का मान घटाया तो आप जानते हो आई का मान घटा, लेकिन वापस उसी रास्ते पे वक्र नहीं मिला बल्कि एक नया वक्र मिला। ठीक, अच्छा, एच का मान और घटाया तो आप जानते हो आई का मान और घटा, एच का मान और घटाया, आई का मान और घटा, और जब एच का मान घटा के जीरो कर दिया तो आई का मान घट के जीरो नहीं हुआ, बल्कि आई का मान हमको कितना? ओ बी प्राप्त हुआ। ठीक, चुंबकीय क्षेत्र समाप्त हो गया, लेकिन पदार्थ का जो अंदर चुंबकत्व की प्रॉपर्टी है कितनी? ओ बी। आई का मान कितना? ओ बी के बराबर है, और इसी को हम क्या बोलते हैं? अवशिष्ट चुंबकत्व, या इसी को हम बोलते हैं पदार्थ की धारणशीलता। मतलब पदार्थ ने मौका मिला तो ओ बी अपने अंदर क्या परमानेंट उसने धारण कर लिया, वह चुंबकीय क्षेत्र आपने हटा दिया, फिर भी पदार्थ के अंदर क्या चुंबकत्व की प्रॉपर्टी है कितनी है? ओ बी है। तो ओ बी को हम क्या बोलते हैं? अवशिष्ट चुंबकत्व या धारणशीलता। देखो, धारणशीलता को हम इस प्रकार से परिभाषित भी कर सकते हैं, किसी पदार्थ की धारणशीलता उस चुंबकत्व की माप है जो कि चुंबकन क्षेत्र हटा लेने पर भी उस पदार्थ में अवशेष रहता है। इस प्रकार से धारणशीलता की डेफिनेशन आपकी निकल आई जो अभी आपने समझा। आगे चलते हैं। देखो, अब यदि चुंबकन क्षेत्र को उत्क्रम दिशा में बढ़ाया जाए, ध्यान देना, पहले डायग्राम पे आ पाऊँ। आप देखना, इस समय आप कहाँ पे थे? मतलब
आप जानते हो ओ से ए पे पहुंचे, ए से कहाँ बी पे पहुंचे। ठीक, इस समय आप यहाँ पे देख रहे हो जब बी पे पहुंचे उस समय एच का मान कितना 0। उसके बाद आपने क्या किया, विपरीत दिशा में चुंबकीय क्षेत्र को लगाया, चुंबकन क्षेत्र को लगाया, तो विपरीत दिशा में लगाया तो आई का मान और घटा, और इधर आपका आई का मान घटा, और जब आप ओ से सी पे पहुंच गए तो सी पे आई का मान घट के कितना 0 हो गया। ठीक, आप यहाँ पे आगे देखना, उसी बात को हम कहने जा रहे हैं। अब यदि चुंबकन क्षेत्र को उत्क्रम दिशा में बढ़ाया जाए तो आई का मान और घटता है। ठीक, तथा जब H बराबर OC हो जाता है, जो भी हमने आपको दिखाया OC, ठीक है, तब आई का मान कितना घटकर 0 हो जाता है। OC को, ये जो OC है, पदार्थ की निग्राहिता कहते हैं। ठीक, आप यूं कह सकते हो निग्राहिता का तात्पर्य क्या, जब जिस समय H का मान 0 था उस समय आप जानते हो कुछ ना कुछ आई का मान था, यानी लोहे का टुकड़ा क्या परमानेंट आपका मैग्नेट बन चुका था, उसको भी खत्म करना था। हमने उल्टी दिशा में चुंबकीय क्षेत्र लगाया और लगातार बढ़ाते गए, और जब ओ से सी पे पहुंचे तो आई का मान घट के क्या हुआ, 0 हो गया। ठीक, तो ओसी को हम क्या बोलते हैं, निग्राहिता। तो निग्राहिता को अगर डिफाइन करना हो तो आप इस प्रकार से कर सकते हो, किसी पदार्थ की निग्राहिता, ठीक, उस उत्क्रम चुंबकीय क्षेत्र की माप है जो कि पदार्थ के अवशिष्ट चुंबकत्व को समाप्त करने हेतु पर्याप्त होता है। ठीक, तो आपने देखा धारणशीलता की डेफिनेशन हो गई, और ये आपका यहाँ पे क्या निग्राहिता की डेफिनेशन हो गई। और आपको समझें, ये जो पूरा बंद वक्र आप देख रहे हो इसी को हम क्या बोलते हैं, शैथिल्य लूप कहते हैं। ठीक, आप देखना, वह बंद वक्र जो किसी पदार्थ के चुंबकन तीव्रता कैपिटल आई के पूर्ण परिवर्तन चक्र को प्रदर्शित करता है उसे शैथिल्य लूप कहते हैं। ठीक, ये जो पूरा डायग्राम बना हुआ है आपका शैथिल्य लूप आपका यहाँ पे या हिस्टेरेसिस लूप कहलाता है। ठीक, इस पूरे नोट्स को भी आप स्क्रीनशॉट लेके आप अपनी कॉपी में आप उतार सकते हो। इस प्रकार से आपने देखा कि शैथिल्य, धारणशीलता, निग्राहिता क्या होती है, समझाते हुए पूरा हमने उसको डिफाइन किया। अब हम डिस्कशन करेंगे, मान लो कोई चुंबक है, पहले से परमानेंट मैग्नेट है, मतलब आप जानते हो चुंबकीय क्षेत्र कुछ नहीं लगाया गया, नॉर्मल कंडीशन में रखा हुआ है, फिर भी उसके अंदर कुछ ना कुछ कैपिटल आई का मान है, तभी तो चुंबक है वो, तभी तो अस्थायी चुंबक है। ठीक, हम उसके चुंबकत्व की प्रॉपर्टी को हटाना चाहते हैं, मतलब आप यूँ कह सकते हो हम उसको विचुंबकित करना चाहते हैं। तो विचुंबकित करने के लिए क्या करेंगे, आप तरीका आप देखने जा रहे हो। कोई परमानेंट मैग्नेट है, अस्थायी चुंबक है, उसके चुंबकत्व की प्रॉपर्टी समाप्त करनी है, मतलब उसको क्या विचुंबकित करना है। ठीक, कैसे करें, अगर आप सोच रहे होगे तो उसमें कौन सी बड़ी बात है, हम उसको उल्टी दिशा में चुंबकीय क्षेत्र लगा दें, ये आपका सोचना भूल है। यहाँ पे आपको बताएं, आप उल्टी दिशा में लगा दोगे तो उल्टी दिशा में यहाँ तक चुंबकित हो जाएगा, सीधी दिशा में अगर आप लगाओगे फिर पहले वाली दिशा में तो यहाँ तक चुंबकित हो जाएगा, फिर उल्टी दिशा में लगाओगे तो क्या यहाँ तक चुंबकित हो जाएगा। तो आप जानते हो कि विपरीत दिशा में उसको आप यहाँ पे चेंज करके चुंबकीय क्षेत्र को आप उसको डिमैग्नेटाइज नहीं कर सकते हो, विचुंबकित नहीं कर सकते हो। तो फिर कैसे किया जाए, तरीका हम बताते हैं। आप एक काम करो, एक प्रणालिका ले लो, सॉलिनॉइड, ठीक, और प्रणालिका के अंदर उस परमानेंट मैग्नेट को आप रख दो। ठीक, और प्रणालिका में प्रत्यावर्ती धारा प्रवाहित करो। आप पूछोगे प्रत्यावर्ती क्यों, क्योंकि आप जानते हो प्रत्यावर्ती लगातार परिमाण दिशा दोनों लगातार क्या बदलेगी। ठीक है, एक बार जब ये स्थिति होगी तब क्षेत्र आपका इधर की ओर होगा, और जब ये स्थिति होगी तब क्षेत्र इधर की ओर होगा, फिर ये स्थिति होगी क्षेत्र उधर की तरफ होगा, फिर ये स्थिति होगी क्षेत्र इधर की ओर होगा। लगातार धारा की दिशा क्या बदलती रहेगी, और जिससे कि चुंबकीय क्षेत्र की दिशा भी बदलती रहेगी। ठीक, और ऐसी कंडीशन में अब उस प्रणालिका में बहने वाली धारा के मान को लगातार आप घटाते जाओ धीरे धीरे। ठीक, तो जैसे धारा के मान को घटाते जाओगे, जैसे धारा घटाए तो ये आपका एक राउंड में जैसे यहाँ मिला तो अगले राउंड में और पहले कहीं मिलेगा, धारा का मान और घटाओगे तो और पहले कहीं मिलेगा, धारा का मान और घटाओगे और पहले कहीं मिलेगा, धारा का मान और घटाओगे और पहले कहीं मिलेगा, और घटाए कितना 0। वही स्थिति आपकी यहाँ पर भी। ठीक, तो आप जानते हो कोई भी चुंबक है पहले से उसके अंदर क्या कैपिटल आई का कुछ ना कुछ मान है, परमानेंट मैग्नेट है, उसको डीमैग्नेटाइज करना है, किसी प्रणालिका के अंदर आपने रखा, प्रणालिका में प्रत्यावर्ती धारा आपने प्रवाहित किया, और उस धारा के मान को धीरे 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 आप घटाते जाओ, और घटाते घटाते एक अवस्था ऐसी आएगी कि जो परमानेंट मैग्नेट है वो डीमैग्नेटाइज हो जाएगा, विचुंबकित हो जाएगा। और इसी बात को अगर दिखाएं, आप देखना जिस समय कोई क्षेत्र नहीं था उस समय मान लो उस परमानेंट मैग्नेट के अंदर आई का मान इतना था। ठीक, आपने जैसे तरीका हमने बताया, प्रत्यावर्ती धारा लगाया, लगातार धारा का परिमाण दिशा बदल रहा है, धारा के मान को लगातार घटाते जा रहे हो, तो यहाँ पे जो स्थिति मिलेगी, जो लूप मिलेगा, ऐसे मिला। ठीक, और उसके बाद फिर आपका जैसे यहाँ गया, फिर अगला राउंड आपका यहाँ आएगा, फिर यहाँ गया, फिर अगला राउंड यहाँ आएगा, और उसके बाद फिर ये 0 हो गया। आप यूँ कह सकते हो ये ऐसे, फिर आपका ये, फिर ये, ठीक, और उसके बाद फिर यहाँ पे, फिर यहाँ पे, और फिर यहाँ पे, और 0 हो गया। ठीक, इस प्रकार से आपका जो अस्थायी चुंबक था वो विचुंबकित हो गया, और इसी घटना को हम क्या बोलते हैं, विचुंबकन, डीमैग्नेटाइजेशन। एक जानकारी आपको दें, पूरे मैग्नेटिज्म का, पूरे चुंबकत्व का नोट्स का PDF, ठीक, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप डाउनलोड आप जरूर कर लो।
आपको बहुत ही हेल्प करेगा वो। नेक्स्ट टॉपिक साइथिल हानि, इसको हम बोलते हैं हिस्टेरिसिस लॉस। ठीक, देखो ये होता क्या चाहिए आपको समझाएं। अब इसके पहले आपने पढ़ाई करी, कोई भी लौ चुंबकीय पदार्थ है, कोई भी चुंबक है, हम उसको बार बार चुंबकित कर सकते हैं, विचुंबकित कर सकते हैं, चुंबकित कर सकते हैं, विचुंबकित कर सकते हैं। ठीक है, तो किसी भी लौ चुंबकीय पदार्थ को बार बार चुंबकित करने, विचुंबकित करने या चुंबकित करने, विचुंबकित करने, बार बार चुंबकित विचुंबकित करने में जो ऊर्जा की हानि होती है, हम उसी को क्या बोलते हैं, साइथिल हानि या हिस्टेरिसिस लॉस। एक बीमारी का नाम आपने सुना होगा, हिस्टीरिया। कुछ लोग इस बीमारी से पीड़ित होते हैं। आपने देखा होगा, अगर आपके सामने से गुजरे होंगे, बैठे हैं आपके साथ, उठ बैठ रहे हैं, अचानक बेहोश हो गए। ठीक, अब लोग घबरा गए, तुरंत कोई पानी छींटना शुरू किया, कोई जूता चप्पल सूंघाना शुरू किया। नहीं करना चाहिए, वो बीमारी का लक्षण है। कुछ देर बाद खुद ही होश में आ जाएंगे। हाँ, अपनी संतुष्टि के लिए भले थोड़ा पानी नहीं आप छिड़क दो वहाँ पे, तो उस बीमारी को क्या बोलते हैं, हिस्टीरिया। तो वहीं से निकाला गया हिस्टेरिसिस। अब आप बोलोगे यहाँ पे कौन सा हिस्टीरिया, तो आपको समझाएं। लौ चुंबकीय पदार्थ को बार बार आपने चुंबकित किया, फिर विचुंबकित किया, फिर चुंबकित किया, फिर विचुंबकित किया, मैग्नेटाइज किया, डीमैग्नेटाइज किया। ठीक है, तो इसी को आप एक प्रकार से आप यूं कह सकते हो कि उसको बार बार हिस्टीरिया का दौरा पड़ रहा है। ठीक है, समझाने के लिए हमने इस प्रकार से बोल दिया आपको। ठीक है, कुल मिला के आप इतना देखना है इसमें कि किसी भी लौ चुंबकीय पदार्थ को बार बार चुंबकित या विचुंबकित करने में जो ऊर्जा की हानि होती है, ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं, साइथिल हानि कहते हैं या हिस्टेरिसिस लॉस कहते हैं। और इसके पहले जो आपने आई और एच वक्र देखा था, ये सामने बना भी है, आप देखो इधर एच और इधर के आई, तो आई एच वक्र में जो पूरा पूरा लूप मिल रहा है, ठीक है, इस लूप का जो क्षेत्रफल होता है, एरिया, ठीक है, ये पदार्थ के एकांक आयतन में होने वाले साइथिल हानि को व्यक्त करता है। ठीक, ये सामने हमने नोट्स भी तैयार कर रखा है, अभी थोड़ी देर के लिए हम हटेंगे, आप इसका स्क्रीनशॉट लेके आराम से अपना नोट्स भी आप तैयार कर सकते हो। आप देखना, चुंबकन के एक चक्र, मतलब वही एक साइकिल में पदार्थ के एकांक आयतन में होने वाले साइथिल हानि को सदैव आई एच, ठीक है, आई एच मतलब यहां देखो, ये इधर आई उधर एच, ठीक है, आप आगे देखना, साइथिल लूप के क्षेत्रफल के बराबर होता है। यही अभी हमने आपको बोला था। अच्छा, नेक्स्ट टॉपिक हम लेते हैं। देखो, नर्म लोहा तथा फौलाद के चुंबकीय गुणों में अंतर, क्या डिफरेंस है नर्म लोहा फौलाद के चुंबकीय गुणों में? अंतर तो बाद में, पहले देखो नर्म लोहा फौलाद होता क्या चीज है आपको बताएं। देखो, बोलचाल की भाषा में आपने शायद सुना होगा नाम, एक पिटवा लोहा, एक ढलवा लोहा। पिटवा लोहा का मतलब क्या है, जिसको गर्म करके पीट पीट के प्रसार किया जा सके, उसको हम क्या बोलते हैं, पिटवा लोहा। और पिटवा लोहा मतलब क्या, नर्म लोहा। ठीक, और एक फौलाद होता है जिसको आप इस्पात भी कहते हो, स्टील भी कहते हो, और इसकी खासियत होती है कि इसको पीट के प्रसार नहीं किया जा सकता, इसको केवल पिघला के ही आपका इसका शेप चेंज किया जा सकता है। ठीक, देखो दोनों के अंदर चुंबकत्व की प्रॉपर्टी पाई जाती है, क्या डिफरेंस है ये आपको समझना है। तो पहले तो एक प्रैक्टिकल के माध्यम से आपको समझाएं। आप जानते हो, दो प्रणालिका ले लें, ठीक, और उसके अंदर दो अलग अलग प्रणालिका है। एक प्रणालिका में हम क्या करें, नर्म लोहे की रॉड डाल दें, और बिल्कुल उतनी लंबाई उतनी मोटाई का दूसरी प्रणालिका में हम स्टील की रॉड डाल दें, मतलब इस्पात की रॉड डाल दें, मतलब फौलाद की रॉड डाल दें। ठीक, अच्छा, उसके बाद दोनों प्रणालिका में, अच्छा प्रणालिका में भी कोई अंतर नहीं है, जितने फेरे पहली प्रणालिका में उतने फेरे दूसरी प्रणालिका में, ठीक है, और दोनों में समान धारा प्रवाहित करें। तो जब समान धारा प्रवाहित करेंगे दोनों चुंबकित होगा। अब हमको ये पता करना है कौन ज़्यादा चुंबकित हुआ, कौन कौन कम चुंबकित हुआ, तो इसके लिए लोहे का बुरादा ले लें, और लोहे का बुरादा एक बार आपका जो नर्म लोहे की छड़ पड़ी उसके पास लेके जाएं, और एक बार आपका जो स्टील या इस्पात का उसके पास लेके जाएं। तो आप देखोगे कि जो नर्म लोहे वाली छड़ है वो क्या करेगी, बुरादे के बहुत बड़े ढेर को उठा लेती है, और स्टील वाली जो छड़ है वो बुरादे के बहुत छोटे से ढेर को उठाती है। इसका मतलब क्या हुआ कि इस्पात की अपेक्षा या स्टील की अपेक्षा, ठीक है, नर्म लोहे का चुंबकन बहुत अच्छा हुआ। अच्छा, अब उसके बाद प्रणालिका में प्रवाहित धारा को आप बंद कर दो दोनों में। तो जब प्रणालिका में प्रवाहित धारा के मान को बंद कर दोगे तो जब नर्म लोहे की छड़ है जिसने बहुत बड़े ढेर को उठाया था, वो पूरा का पूरा ढेर क्या करता है, नीचे गिरा देता है। अच्छा, स्टील की जो छड़ है जिसने बहुत छोटे से ढेर को उठाया था, वो क्या करेगा, पूरे ढेर को नहीं गिरा पाता, अधिकांश तो गिराएगा, लेकिन थोड़ा बहुत आपको अभी भी चिपका रह जाएगा। तो निष्कर्ष क्या निकला कि नर्म लोहे का चुंबकन भी बहुत बढ़िया होता है और विचुंबकन भी बहुत बढ़िया होता है। किसकी तुलना में, फौलाद की तुलना में या स्टील की तुलना में। ठीक, ये तो हमने प्रैक्टिकल एग्जांपल दिया, कभी मौका लगे तो आप करके देखना। ठीक, आइए वक्र के माध्यम से आपको दिखाएं। अभी जो हम इसके पहले आपको पढ़ा रहे थे, आप देखना, इधर एच इधर आई। ठीक, ये उस चुंबकीय क्षेत्र का गुण है जो लौ चुंबकीय पदार्थ को चुंबकित कर रहा है, और ये आई किसका गुण है, उस लौ चुंबकीय पदार्थ का गुण है जो क्षेत्र से प्रभावित हो रहा है। ठीक, आप यहाँ पे देखना, ग्रीन कलर से आपका एक डिजाइन बनी हुई है और एक ब्राउन कलर से बनी हुई है। तो ग्रीन वाली आपके ऊपर लिखा हुआ है, देखो, नर्म लोहे के लिए बनी है। ठीक, और ब्राउन वाली किसके, इस्पात या फौलाद के लिए बनी है। ये अपने मन से नहीं बनाया गया, प्रयोग करने पर एक बार स्टील की या इस फौलाद की छड़ को लिया गया, प्रयोग किया गया, और प्रयोग करके एच के जिन जिन मानों पे आई के जो मान मिले, उन मानों को ज्ञात करके आई और एच के बीच में जब ग्राफ खींचा जाता है तो यही डिजाइन ऐसे मिलती है।
ठीक। अच्छा, उसके बाद नर्म लोहे की छड़ को लिया गया, उसको आपका चुंबकीय क्षेत्र में रखा गया, एच के मान को बढ़ाया गया, आई का मान अब बदलता गया, फिर एच का मान घटाया गया, आई का मान घटता गया, एच के अलग अलग मानों पर आई के अलग अलग मानों को ज्ञात करके जब ग्राफ खींचा गया तो नर्म लोहे के लिए आपका इस कलर का मिला, ग्रीन कलर का आप देख रहे हो, इस डिजाइन का मिला। कलर हमने जानबूझ के चेंज किया था कि दोनों ग्राफ आपको अलग अलग दिखाई पड़े और दोनों की कंपैरेटिव स्टडी आप कर सको। अब इसके पहले हमने आपको समझाया था ओ से जितना पीछे हटो, ठीक। आप देखना, जैसे आप देखना, मान लो अगर नर्म लोहे की बात करें, ठीक, तो नर्म लोहे में आप देखो यहां से यहां पे अगर आप पाओगे, ठीक, मान लो इसका नाम हमने यहाँ पे सी डैश दे दिया, ठीक। तो नर्म लोहे के लिए निग्राहिता कितनी है, ओ सी डैश। अभी निग्राहिता क्या होती है इसके पहले हमने आपको समझाया था, ठीक। और अगर फौलाद की बात करें ब्राउन वाला, तो उसमें ओ से लेके सी तक इतनी निग्राहिता है। तो निष्कर्ष क्या निकला कि नर्म लोहे की निग्राहिता क्या होती है, कम होती है, और फौलाद की निग्राहिता क्या होती है, अधिक होती है, ठीक। अब इसके पहले आपने देखा था धारणशीलता। अगर हम नर्म लोहे की बात करें तो नर्म लोहा ग्रीन कलर का, आप जानते हो यहां से लेके यहां तक, ये यहां से लेके यहां तक जो आई का मान होता है, यानी कहां, बी डैश तक, इसको हम क्या बोलेंगे, नर्म लोहे की धारणशीलता। और उसी प्रकार स्टील की धारणशीलता की बात करें ब्राउन कलर से आप देखना, तो आप जानते हो यहां पे इस जगह पे इसका नाम क्या, बी है, ठीक। यहां से यहां तक यानी ओ से लेके बी तक जो भी आई का मान होगा ओ बी, ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे, आपका इस्पात के लिए धारणशीलता। तो डायग्राम में आप देखना, अगर आपसे पूछें कि किसकी धारणशीलता अधिक है, तो आप जानते हो नर्म लोहे की धारणशीलता क्या अधिक है, ओबी डैश अधिक है, ओबी क्या कम है, यानी कि आप जानते हो फौलाद की अपेक्षा नर्म लोहे की धारणशीलता अधिक है। और अभी हमने प्रैक्टिकल एग्जांपल भी आपको दिया था कि लोहे का बुरादा अगर आप लेके आते हो तो नर्म लोहे का जो राड होगा वो अधिक बड़े ढेर को उठाता है, इस्पात का या फौलाद का जो राड होगा वो अपेक्षाकृत क्या छोटे ढेर को उठाती है। दोनों के बीच के डिफरेंस को अगर एक टेबल के माध्यम से हम आपको दिखाएं तो सामने आप देख रहे हो, इधर हमने अलग अलग भौतिक राशियों को लिया, चुंबकत्व से संबंधित भौतिक राशियों को, जैसे धारणशीलता, रिटेंटिविटी, निग्राहिता, कर्सिविटी, शैथिल्य हानि, हिस्टेरिसिस लॉस, चुंबकशीलता, परमेबिलिटी और चुंबकीय प्रवृत्ति, मैग्नेटिक सस्केप्टिबिलिटी, ठीक। और इधर आपका नर्म लोहा हमने लिया और इधर यहाँ पे फौलाद लिया, कलर मैचिंग भी करा दिया है। आप देखना नर्म लोहे का पूरा डिजाइन आपका जो वक्र है, लूप है, वो ग्रीन कलर से है, तो इधर नर्म लोहे के बारे में जानकारी ग्रीन कलर से, इस्पात या फौलाद का ब्राउन कलर से, तो उसके बारे में जानकारी ब्राउन कलर से, ठीक। अब देखो कंपैरेटिव स्टडी करा रहे हैं आपको, ठीक। देखो नर्म लोहे की धारणशीलता अधिक होगी, किससे, फौलाद से, ठीक। उसी प्रकार नर्म लोहे की निग्राहिता क्या कम होती है, किससे, फौलाद से। उसी प्रकार नर्म लोहे की शैथिल्य हानि, नर्म लोहे में शैथिल्य हानि कम होगी, किससे, फौलाद से। उसी प्रकार नर्म लोहे में कि उसकी चुंबकशीलता अधिक होगी, किससे, फौलाद से। और उसी प्रकार नर्म लोहे की चुंबकीय प्रवृत्ति, मैग्नेटिक सस्केप्टिबिलिटी, ठीक है, ये क्या अधिक होगी, किससे, फौलाद से, ठीक। तो आप यहाँ पे देखना कौन कम और कौन अधिक, इस प्रकार से टेबल बना हुआ है। टेबल को बेहतर होगा अपनी कॉपी में कहीं नोट जरूर करना, आपके काम आएगा। कंपटीशन में अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है, मान लो क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाए कि नर्म लोहा और फौलाद दोनों में से किसकी चुंबकीय प्रवृत्ति अधिक होती है, सामने आपके है, आप लिख देना नर्म लोहे की अधिक होती है, फौलाद की कम होती है। इसी प्रकार से एक नंबर के क्वेश्चन आपके इस पर पूछे जा सकते हैं, ठीक। अब हम आते हैं, देखो अस्थायी चुंबक किस चीज के बनाए जाते हैं, या अस्थायी चुंबक में क्या प्रॉपर्टी होनी चाहिए। अस्थायी चुंबक का मतलब क्या, परमानेंट मैग्नेट, मतलब चुंबकीय क्षेत्र में लाओ तब चुंबकित ना हो, बिना चुंबकीय क्षेत्र में लाए पहले से ही वो चुंबकित है, लोहे को खटाखट वहां पे क्या आकर्षित कर रहा है, ठीक। तो उसको हम क्या बोलते हैं, अस्थायी चुंबक, परमानेंट मैग्नेट, ठीक है। आप देखना अस्थायी चुंबक की धारणशीलता उच्च होनी चाहिए। काहे को भाई उच्च होनी चाहिए, इसीलिए कि जब धारणशीलता उच्च होगी तो उसके अंदर चुंबकत्व की प्रॉपर्टी भी क्या होगी, अधिक होगी। लोहे के टुकड़े को या लौह चुंबकीय पदार्थ को अधिक तीव्रता से, तेजी से आकर्षित कर सकता है। जितना अधिक वो चुंबकत्व के गुण को धारण करेगा उतना ही आपका शक्तिशाली चुंबक बनेगा। तो इसीलिए आप देखो अस्थायी चुंबक की धारणशीलता उच्च होनी चाहिए, जिससे कि शक्तिशाली चुंबक बनाए जा सके। फिर निग्राहिता क्या होनी चाहिए, आप देखना सेकंड पॉइंट में, अस्थायी चुंबक की निग्राहिता भी उच्च होनी चाहिए। निग्राहिता इसलिए उच्च होनी चाहिए कि मान लो अस्थायी चुंबक है, किसी प्रकार कोई डिस्टर्बेंस हुआ, ठीक है, या कोई विक्षोभ आपका या कोई डिस्टर्बेंस हुआ जो कि उसके चुंबक की प्रॉपर्टी को प्रभावित कर सकता है, तो निग्राहिता अगर अधिक होगी तो वाय कोई भी आपका विक्षोभ या वाय कोई मतलब बाहर से कोई भी डिस्टर्बेंस आपका होगा तो उसके चुंबक की प्रॉपर्टी पे कोई विशेष फर्क नहीं पड़ेगा, बशर्ते कब, जब निग्राहिता अधिक होगी। तो वही बात हमने आपको यहाँ पे लिखाया। आप देखना कि अस्थायी चुंबक की निग्राहिता भी उच्च होनी चाहिए, जिससे कि अवांछित कारणों से, अवांछित कारण का मतलब क्या, मान लो चुंबक को किसी ने गर्म कर दिया या किसी ने पीट दिया या किसी उल्टी दिशा में चुंबकीय क्षेत्र में रख दिया, ये सब अवांछित कारण है। तो अवांछित कारणों से उसके चुंबकत्व की प्रॉपर्टी घटने ना पाए, ठीक। अच्छा आप देखना अस्थायी चुंबक प्रायः स्टील के बनाए जाते हैं। आप पूछो कि स्टील का क्यों बनाते हैं,
नरम लोहे का क्यों नहीं बनाते हैं? ये बात सच है कि स्टील की अपेक्षा नरम लोहे का बनाएंगे, ठीक है, अधिक शक्तिशाली बनेगा, सुगमता से बन जाएगा, लेकिन टिकाऊ नहीं होगा। टिकाऊ किसमें होता है? इस्पात में होता है। अभी आपने देखा था, एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल हमने आपको दिया था, नरम लोहा और स्टील दोनों की छड़ को प्रणालिका में हमने क्या डाला था, अलग अलग प्रणालिका में समान धारा प्रवाहित करी थी, प्रणालिका बिल्कुल सेम था। जब लोहे के बुरादे को लेके गए, ठीक, तो नरम लोहे की छड़ ने बड़े ढेर को उठाया और स्टील की छड़ ने क्या छोटे ढेर को उठाया, ठीक। और जब प्रणालिका में धारा को हमने बंद किया तो नरम लोहे ने क्या किया, पूरा का पूरा बड़ा ढेर को गिरा दिया, एक कतरा भी उसके ऊपर चिपका नहीं था। और जबकि स्टील ने क्या किया, जिसने छोटे ढेर को उठाया था उसने क्या किया, अधिकांश मात्रा तो गिराया, थोड़ी बहुत मात्रा अभी भी चिपकी हुई है, ठीक। आप यूं कह सकते हो, स्टील का चुंबक बनाएंगे तो उसके अंदर के चुंबकत्व की प्रॉपर्टी अपेक्षाकृत अधिक अस्थायी होती है, और इसीलिए आपका जो अस्थायी चुंबक होते हैं प्रायः वो स्टील के बनाए जाते हैं। आप देखो, अस्थायी चुंबक प्रायः स्टील के बनाए जाते हैं, ठीक। अच्छा, और क्वालिटी बेहतर करनी है तो हम क्या करते हैं, कोबाल्ट स्टील का प्रयोग कर लेते हैं, थोड़ा और बेहतर क्वालिटी का चुंबक बन जाता है परमानेंट। आप देखो, स्टील कोबाल्ट या कोबाल्ट स्टील, ठीक है, जो कि कोबाल्ट स्टील तथा कार्बन का मिश्र धातु है, इसके अस्थायी चुंबक बनाए जाते हैं, ठीक। अच्छा, आजकल क्या होता है, आजकल भी चुंबक आपका बनते हैं वर्तमान में, तो वर्तमान में चुंबक बनाए जाते हैं अस्थायी चुंबक, वो प्राय टिकोनाल के या एल्निको के बनाए जाते हैं। ये टिकोनाल, ये क्या मिश्र धातु है, एल्निको क्या मिश्र धातु है। टिकोनाल में जानते हो, टिटेनियम, कोबाल्ट, निकिल व एल्युमिनियम, इस सबको अलग अलग परसेंटेज में मिला के आपका इसको तैयार किया जाता है टिकोनाल। इसका जो आपका चुंबक बनता है बहुत अच्छा अस्थायी चुंबक बनता है और बढ़िया माना जाता है। या फिर एल्निको के बनाए जाते हैं। एल्निको भी क्या है, मिश्र धातु है। इसमें कौन कौन सी धातु होती है, आप देखना, निकिल, एल्युमिनियम, कोबाल्ट, तांबा और लोहा, इन सबको अलग अलग परसेंटेज में मिक्स करके आपका यहाँ पे एल्निको मिश्र धातु तैयार किया जाता है, और इसका भी अस्थायी चुंबक काफी बढ़िया माना जाता है। आजकल आपका जो है टिकोनाल या एल्निको के बनाए जाते हैं, ठीक। आप यहाँ पे देखना, आप यहाँ पे कोबाल्ट स्टील के भी बना सकते हो, नहीं कुछ हुआ स्टील के बना सकते हो। ये सब अस्थायी चुंबक के बारे में आपको बोल रहे थे। इस वीडियो को आपने देखा, कैसा लगा हमें नहीं पता, पता तब चलेगा जब आप कमेंट करोगे, अधिक से अधिक हमारे वीडियोस को आप शेयर करोगे। हमारा चैनल फिजिक्स बाय पंकज सर कैसा लगा, आप कमेंट में जरूर इसको लिखना, और जब अधिक से अधिक आप शेयर करोगे तो हमको लगेगा कि हमारा चैनल आपको अच्छा लगा और हमको आपके लिए और अधिक मेहनत करना चाहिए। चुंबकत्व का ये आपका सीरीज या ये लेक्चर आपका समाप्त हुआ। अगले लेक्चर में मिलते हैं विद्युत चुंबकीय प्रेरण, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इंडक्शन से जुड़ी जितनी जानकारियाँ, फैराडे के नियम या फिर लेंज का नियम, ठीक है, या फिर आपका ट्रांसफार्मर क्या होता है, कैसे कार्य करता है, स्वप्रेरण क्या होता है, अननोन प्रेरण क्या होता है, ये सारी बातें आपका आगे के लेक्चर्स में मिलेंगी। दैट्स ऑल, बेस्ट ऑफ लक।